इस दुनिया में कई सारे घोस्ट मॉन्स्टर्स एंटिटीज एक्सिस्ट करती हैं। इन मॉन्स्टर्स से डील करने के लिए स्पेशल फोर्सेस बनी हुई हैं, पर अपना एमसी एक नॉर्मल सिटीजन है। बस उसके अंदर एक दिक्कत है, उसे कभी कभी रात को काफी ज्यादा डरावने मॉन्स्टर्स के सपने आते हैं, और वो जब वो रियलिटी में उठता है तो उसे सारे सपने एकदम क्लियरली याद होते हैं। इसकी वजह से उसने मॉन्स्टर्स के बारे में काफी कुछ जान लिया है। इवन उसने तो इन मॉन्स्टर्स की स्केचेस बना के अपने पास रखी हुई है। देन अपने एमसी के पास एक ऐसी पावर आती है जिससे वो ऐसे ही शानदार और खतरनाक मॉन्स्टर्स को बना सकता है, और एमसी का टाइटल है द क्रिएटर ऑफ इविल गॉड्स। हर सबसे बेस्ट पार्ट, अपना एमसी इविल गॉड्स की पावर में से एक पोर्शन खुद इनहेरिट कर सकता है। फिर कहानी की शुरुआत होती है और हमें ऐसे ही एक डरावने सपने को दिखाया जाता है, जहां पर कई सारे लोग भरी बारिश में कल्ट के ऊपर रेड मार रहे हैं। वो सब पूरी सावधानी से कई कॉरिडोर्स को क्रॉस करते हुए अंदर जाते हैं। सामने ही एक लोहे का दरवाजा था, और ये लोग जैसे ही दरवाजे को खोलते हैं तो सामने खून का तालाब सा बना हुआ था। चारों तरफ इंसानों की आंख नाक कटे हुए अंग पड़े हुए थे, और सामने कुछ कल्टिस्ट इन सारी चीजों से कुछ तो अजीब सा रिचुअल कर रहे थे। और अगले पल वो रिचुअल एक्टिवेट हो जाता है, जिसके अंदर से एनर्जी निकलने लगती है। आसपास इंसानों के पड़े हुए आंखें उड़ने लगती हैं। पर इतना हॉरिफाइंग सीन देखने के बावजूद सामने स्पेशल फोर्सेस वाले लोग बिल्कुल शांत खड़े थे। तभी चारों तरफ से आंखों के सामने कुछ अजीब से ही शब्द दिखाई देने लगते हैं। लिंगजिंग वो अपने पिंजरे से बाहर निकल रहा है। खून एपक्लिप्स गॉड वो अवेकन हो रहा है। तभी एकदम से अपने एमसी अपनी आंख खुलता है और उसका सपना वहीं टूट जाता है। वो एकदम से खड़ा होता है, अपना सर पकड़ते हुए खुद को शांत करता है और गहरी सांसें भरने लगता है। फिर वो थोड़ा पानी पीने के लिए पानी लेता है, और वहीं पर ही हमें टेबल पर दिखाते हैं जहां पर उसने कई सारे मॉन्स्टर्स की स्केचेस बना रखी हैं, क्योंकि जब भी उसे ऐसा बुरा सपना आता है तो उसे दोबारा नींद नहीं आती। इसीलिए वो अपने स्केचेस बना के ही टाइम पास करने लगता है। फिर लीजिंग पानी पीते पीते अपना फोन चलाने लगता है, और वहीं पर उसे न्यूज में पता चलता है जो सपने उसने अभी देखे थे वो सब सच हो रहे हैं। उसे पता चल जाता है कि बाहरी एरिया तो सच में बहुत ज्यादा डेंजरस हो रहा है। पर तभी एक जोरदार आंधी चलती है। ये देख के एकदम से लीजिंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो खड़ा होकर जब सामने देखता है तो वहां पर खिड़की खुली हुई थी, जिसके अंदर से जोरदार हवा चल रही थी, और इस हवा की वजह से उसने जो पेंटिंग्स बनाई थी वो सारी बाहर जाने लगती हैं। ये देख के अपने एमसी कहता है ये यार, वो अपनी जैकेट पहनता है। फिर घर से बाहर निकलते हुए कहता है ये कितना अजीब है, मैंने तो साफ साफ खिड़की लगाई थी, पर कुछ भी हो मुझे अपनी पेंटिंग्स को वापस तो लाना पड़ेगा। फिर वो घर से बाहर निकल के नीचे उतरने लगता है, पर जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरता है तो उसे सामने कुछ इंसान जैसे लोग दिखते हैं, जिन्होंने डार्क क्लोथ्स में अपने आप को पूरी तरह से कवर कर रखा है, और वो सब एक मरे हुए इंसान की डेड बॉडी की तरफ घूर रहे हैं। और एमसी को यहाँ देख के ये सब अलर्ट हो जाते हैं। वो एक झटके से एमसी की तरफ देखते हैं, जो देख के एमसी समझ जाता है नहीं बुरा हुआ। पूरी फुर्ती के साथ पीछे मुड़ के वापस से अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। वो सीधा घर में आके दरवाजे को अपने कांपते हाथों से बंद करने लगता है, पर यहाँ दरवाजा लगाने के बाद खिड़की में से कहीं से उजाला आ रहा था। इससे एमसी बहुत ज्यादा घबराने लग जाता है, और उसे ऐसा फील हो रहा था कि दरवाजे के पास कोई तो है। तो एमसी कांपती आवाज में कहता है नहीं दफा हो जाओ, नहीं तो मैं स्पेशल डिवीजन को कॉल करने वाला हूँ। पर मनी मनु बहुत ज्यादा घबरा रहा था, क्या वो लोग गए कि नहीं। फिर वो तुरंत फोन निकाल के सोचता नहीं, बेहतर होगा कि मैं तुरंत ही स्पेशल डिवीजन को कॉल कर दूं। वो स्पेशल डिवीजन को कॉल करने ही लगता है, तभी वो बगल में देखता है वहां पर खिड़की पे कई सारे लोगों के हाथ आ रहे थे। चारों तरफ भूतिया सीन बना हुआ था, और एमसी कॉल करते हुए कहता है हेलो स्पेशल डिवीजन, क्या ये लोग तो फोन ही नहीं उठा रहे। तभी एकदम से वो इतने सारे हाथों वाला क्रीचर खिड़की का कांच तोड़ के अंदर घुसा दिखाता है, और वो कहता है तो वो तुम थे जब अभी हमारे स्पाइडर कल्ट के सैक्रिफाइस को छुप छुप कर देख रहे थे। और हमें दिखाते हैं ये अजीब सी एंटिटी है, एक जायंट इंसानी शक्ल वाली स्पाइडर, जिसके पैरों की जगह बड़े बड़े इंसानों जैसे हाथ हैं। वो अपने बड़े बड़े हाथों से खिड़की के साथ साथ दीवार को भी तोड़ के अंदर आते हुए चिल्लाती है, रोता रहे तो इन्फीरियर लॉली क्रिएचर। ये देख के एमसी के फटके 64 हो जाती है। वो एकदम से चीख लगा देता है। फिर वो अपनी जान बचाने के लिए आसपास से उसे जो भी फर्नीचर मिले उससे वही उसको सुसु करके दूर करने लगता है। पर इन छोटे मोटे फर्नीचर से उसको कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो स्पाइडर चिल्लाती है पॉइंटलेस स्ट्रगल। अब तक उसके घर के दीवारों ने उसकी जान बचा रखी थी, पर अब वो स्पाइडर घर की दीवार तोड़ के ही अंदर घुस आई है। पर इतने में तो लीजिंग समझ चुका था, और वो तुरंत ही बाहर निकलने के लिए दरवाजे के पास जाने लगता है। स्पाइडर भी उसका पीछा करते हुए चिल्लाती है तू कहीं नहीं भाग पाएगा। लीजिंग भागते हुए अब नीचे बेसमेंट में आ चुका था, और वो आते ही अपना दरवाजा लगा देता है। दरवाजा लगाने के बाद भी वो आगे भागने की जगह ढूंढ रहा था। तभी जब वो पीछे देखता है तो वहां पर उस स्पाइडर डीमन ने कुछ ही पलों में उस दरवाजे पे मुक्कों की बरसात कर दी थी। ऐसा लग रहा था कि वो दरवाजा थोड़ी ही देर में टूट जाएगा। आसपास सब कुछ बंद देख के एमसी समझ जाता है हो गया, खत्म हो गया, अब यहाँ पर तो भागने की कोई जगह नहीं है। वो यहाँ हड़बड़ा ही रहा था, तभी कहीं से इसको आवाज आती है होस्ट क्या आप जीना चाहते हो। ये सुन के एमसी हड़बड़ाने लगता है। वो कहता है क्या, कौन है यहाँ। इतना सुनते ही हमें एक लड़की का फिगर दिखाया जाता है, जो अपने कपड़ों का हेम पकड़ के कहीं से निकलती है, और हमें दिखाते हैं वो फुल स्पीड में एमसी के सामने आ जाती है। ऐसा लग रहा था कि वो कहीं से टेलीपोर्ट सी होके आई है। उसके आसपास चारों तरफ हवा घूम रही थी। उसने एकदम नन के जैसे सिमिलर कपड़े पहन के रखे थे। वो खुद को इंट्रोड्यूस करके बताती है कि मैं हूँ स्ट्रेंज एंटिटी सिस्टम। एमसी ऐसे मॉन्स्टर्स के बारे में बहुत कुछ जानता था, इसीलिए वो थोड़ा हिचकिचाने लग जाता है और कहता है कि एंटिटी सिस्टम क्या तुम भी कोई इविल गॉड हो। तो वो एंटिटी सिस्टम बताती है कि मैं क्या हूँ इससे फर्क नहीं पड़ता, ये लो ये रहा तुम्हारा नोविस रिवॉर्ड। वो अपना हाथ घुमाती है, जिससे लीजेंग के सामने एक चमचमाती हुई कैस्ट आ जाती है। वो एंटिटी बताती है कि काउंटलेस वर्ड्स के अंदर से 5 बेसिक मटेरियल्स को रैंडमली सेलेक्ट किया गया है,
होस्ट के तौर पर तुम इन पांचों को फ्रीली कंबाइन करके अपने लिए एक मॉन्स्टर सर्वेंट बना सकते हो। एमसी के सामने सो चेस्ट एकदम से खुल जाती है और उसके अंदर से आइटम्स बाहर आने लगते हैं। ये देख के अपना एमसी कंफ्यूज होने लगता है। तो एंटिटी समझाती है तुम इन पांचों से जिस सर्वेंट को बनाओगे उसकी ग्रोथ तुम्हारे कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करेगी। जैसे ही एक बार तुम्हारी क्रिएशन सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगी वैसे ही तुम्हें अपने सर्वेंट मॉन्स्टर की एक इननेट एबिलिटी मिल जाएगी और तुम्हारे हाथ का नाम है कियोटिक हैंड ऑफ क्रिएशन। ये देख के अपने एमसी के पसीने छूटने लग जाते हैं और वो कहता है क्या तुम मुझे कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट नहीं कर रही हो। वो अपने सामने एक अनजाना मटेरियल देख रहा था जो एक पॉकेट वॉच थी जिसके अंदर टाइम की पावर है, पर वो इविल गॉड के ब्लड के द्वारा इफेक्ट हो रखी है और ये लोगों को पागल कर सकती है। तभी सामने हमें दिखाते हैं बेसमेंट का लोहे का दरवाजा उखड़ने लग गया था। ये देख के ली ज़ेंग चिल्लाता है मैं तो ऑलमोस्ट भूल ही गया था कि सामने अभी मॉन्स्टर है। वो हड़बड़ाते हुए उस एंटिटी से कहता है क्या मैं सारे मटेरियल्स को तुरंत फ्यूज कर दूं। तो एंटिटी कहती है हाँ तुम कर सकते हो, पर मैं तुम्हें एक चीज याद दिला दूं, मटेरियल्स के अंदर भी कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए वरना रिजल्ट बिल्कुल गर्म पानी में उबलती हुई स्वीट बेरीज और कॉफी को मिलाने जैसा होगा, तुम्हारी समझ से भी ज्यादा डिस्गस्टिंग। जो सुन के ली ज़ेंग कहता है तुम एग्जाम्पल तो कतई जहर लेके आई हो। फिर वो सारे मटेरियल्स को एक लाइंस लगाते हुए कहता है कि अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि उसने ऑलरेडी सपनों में काफी सारे रिचुअल्स को देख रखा था तो उसे सब पहले से ही पता था। फिर वो सबको कंबाइन करने लगता है और उसके नीचे एक फॉर्मेशन आने लगती है। देन अपना एमसी कहता है नेमलेस मॉन्स्टर, मेरी इच्छा से मेरे आदेश का पालन करो, रिसाउंड, सबमिट और फॉलो करो अपने क्रिएटर को। मैं वो सेंट हूँ जो पूरी दुनिया को ब्लेसिंग्स देता है। मैं वो डीमन भी हूँ जो सारी इविल्स के साथ रहता है। मेरे हैंड ऑफ कियाओस के साथ मुझे भाग्य का पहिया घुमाने दो। जन्म लो मेरे पहले मॉन्स्टर। और ऐसी एमसी का डेडली रिचुअल खत्म हो जाता है और इसके सामने एक बलून पैदा हो जाता है। हाँ, जो देखने में इविल लग रहा है बस वो थोड़ा सा लग रहा है ना। हाँ, इसकी नरेशन में दिखाया गया है कि ये है फियर बलून 2 स्टार के पोटेंशियल के साथ। इसके पास कुछ एबिलिटीज हैं जिनमें से पहली है इंटिमिडेशन, एक इनेट सोल लेवल शॉक। जो भी इसका सामना करेगा वो मेंटल इंटिमिडेशन से अफेक्ट होगा। जो इसे रेसिस्ट नहीं कर पाएगा वो एंडलेस टेरर के अंदर खो जाएगा और अगर कोई रेसिस्ट कर भी लेता है तो भी वो वीकनेस वाली स्टेट में आ जाएगा। दूसरी एबिलिटी है फर्टाइल ड्रेन, जिससे वो आसपास की वाइटैलिटी को एब्जॉर्ब कर सकता है, खुद को इससे हील कर सकता है और इनफ वाइटैलिटी एब्जॉर्ब करने के बाद वो खुद को इवॉल्व भी कर सकता है। तीसरी एबिलिटी है सीड ऑफ हेलफायर, इससे वो हेलफायर को समन करके कुछ भी जला सकता है और इससे वो दुश्मनों पे स्ट्राइक भी कर सकता है जिसके अंदर हेल की डार्कनेस और करोजन का इफेक्ट होगा। इसकी इवैल्यूएशन एक्सीलेंट रेट पर है। इवैल्यूएशन 5 टीयर्स में डिवाइडेड है, बेसिक, गुड, एक्सीलेंट, परफेक्ट और सुप्रीम। अपने एमसी का बलून एक्सीलेंट लेवल पर है। ये बलून पैदा होते ही सही बड़े क्यूट अंदाज में एमसी की तरफ देखता है, जो देख के एमसी चिल्लाता है व्हाट, ये क्या है? बस इतना ही? मैं चाहता था कि एक इंसानी सर वाला बलून आए, ना कि कोई हेलोइन वाला बलून। और ये देख के वो नन कहती है नॉट बैड। जो देख के अपना एमसी कहता है क्या नॉट बैड, क्या दिख रहा तुम्हें इसके अंदर? तभी पीछे से स्पाइडर मॉन्स्टर दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाती है। जो देख के यहाँ फियर बलून डरने लगता है। जो देख के एमसी चिल्लाता है हे तो मुझसे भी ज्यादा कायर क्यों है? तभी वो स्पाइडर एमसी को गाली देते हुए उसके ऊपर टूट पड़ती है। तभी पीछे से नन कहती है कि तुम्हारा सर्वेंट एक्सीलेंट या उससे हाई ग्रेड का है तो तुमने एक सिस्टम के अचीवमेंट को कंप्लीट कर लिया है। इसके रिवॉर्ड में तुम्हें एक एडिशनल स्किल सॉलिडिफिकेशन मिलती है। तुम्हारे फियर बलून की 1/10 पावर तुम इनहेरिट कर पाओगे। तो प्लीज अपने मॉन्स्टर की एक स्किल को चुनो जिसे तुम सॉलिडिफाई करना चाहते हो। ये देख के एमसी चिल्लाता है क्या मैं भी फाइट कर सकता हूँ? तो जल्दी करो, वाइटैलिटी ड्रेन और हेलफायर वेब ये दोनों मुझे दो। वैसे एक मॉन्स्टर को बनाने के बाद तो एमसी उसे सिर्फ एक ही स्किल को इनहेरिट कर सकता है, और अभी एमसी ने अचीवमेंट को कंप्लीट किया है, इसीलिए उसे एक एडिशनल स्किल को इनहेरिट करने का मौका मिला है। इसीलिए उसने 2 स्किल को चुना। इधर ये स्पाइडर मॉन्स्टर जैसी एमसी की तरफ हमला करने वाली होती है तभी एक जोरदार विप हेलफायर में कवर होकर सीधे उसके मुंह पे ही लगती है। ये विप इतनी ज्यादा जोरदार थी कि इसके मुंह पे लगती है वो उसकी खाल उधेड़ने लगती है, जिसकी वजह से स्पाइडर पीछे हटने की कोशिश करती है, पर इम्पैक्ट की वजह से वो दूर जाके गिरती है। जो देखे इसे कुछ समझ में नहीं आता, ये भी चिल्लाती है क्या चल रहा है यहाँ पर इधर ली ज़ेंग अब सब कुछ समझ चुका था और वो कहता है तो ये है मेरी पावर। इधर वो स्पाइडर एमसी को नफरत भरी निगाहों से देखते हुए कहती है एक अवेकंड। जो सुन के एमसी पीछे खड़ी नन से पूछता है तो क्या मैं एक अवेकंड माना जा सकता हूँ, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये पावर उसकी नहीं बल्कि उस सिस्टम की है। इधर वो स्पाइडर डीमन अब दोबारा खड़े होते हुए चिल्लाती है अवेकंड लोग हमारे नोबल प्लेन के अंदर रोड़ा बनते हैं, अब तो तुझे मरना ही होगा। पर तभी फियर बलून में पता नहीं कहां से हिम्मत आ जाती है और वो तुरंत ही एमसी और स्पाइडर डीमन के बीच में आ जाता है हंसते हंसते। जो देख के स्पाइडर चिल्लाती है क्या अब ये क्या चीज है? पर यहाँ फियर बलून ने अपनी नीचे की रस्सी से उसकी गर्दन को ही पकड़ लिया था। जो देख के अपना एमसी कहता है फियर बलून बहुत अच्छे, पकड़ के रखे इसे, मैं इसे अच्छा सबक सिखाता हूँ। फिर ली ज़ेंग चलते हुए सीधा स्पाइडर डीमन के पीछे आता है और वहीं पर ही अपनी पूरी दम से अपनी वेब को घुमाते हुए सीधा उसकी पीठ वो 2 भागों में बांट देता है। मानना पड़ेगा इस हेलफायर विप की पावर सच में बहुत जबरदस्त है। स्पाइडर को 2 भागों में काटने के बाद उसकी फायर स्पाइडर की बॉडी को ही जलाने लग जाती है। वो स्पाइडर अपनी आखिरी सांसें भरते हुए चिल्लाती है लॉर्ड एटलना किया। हाँ, बहुत अजीब नाम है। कुछ ही पलों में हेलफायर इसकी पूरी बॉडी को जला के राख कर देती है और एमसी के पास एक नोटिफिकेशन आती है कांग्रेचुलेशन होस्ट, तुम्हें एक रेयर ग्रेड का स्पाइडर ट्विस्टेड वेनम बिक मिला है जो 1 स्टार के लेवल का है। ये देख के एमसी भी चैन की सांस लेता और कहता है फाइनली ये खत्म हुआ। और इसे खत्म करने के बाद फियर बलून भी हंसते हंसते एमसी का चक्कर काटने लगता है। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये मॉन्स्टर कोई पावरफुल एंटिटी है, बल्कि ऐसा लग रहा था कि ये कोई छोटा बच्चा है। तभी पीछे से एमसी को आवाज आती है आह मॉन्स्टर बचाओ मुझे। तभी पीछे से एमसी को आवाज आती है आह मॉन्स्टर बचाओ मुझे।
ये सुन के एमसी कंफ्यूज हो जाता है। वो पहले रूम में जाता है और अपने घर की खिड़की से बीच वाले बिल्डिंग की तरफ देखता है और वहां उसे कई सारे रेंगते हुए स्पाइडर्स दिखते हैं, जो देख के एमसी कहता है क्या एक्चुअली यहाँ पर इतने सारे मॉन्स्टर्स हैं। एक ही स्पाइडर ने उसके हाल बेहाल कर दिए थे। पर अब अपना एमसी वो नहीं है जो पहले वो हुआ करता था। तभी हमारा सीन चेंज होता है। हमें किसी अंडरग्राउंड जैसी जगह को दिखाते हैं जहां पर चारों तरफ जाले लगे हुए हैं। यहाँ पर एक बंदा जाले में जकड़ा हुआ चिल्लाता है, मुझे मदद करो, मैं मरना नहीं चाहता, मेरे पास भी बच्चे हैं, फैमिली है मेरी। पर स्पाइडर को इससे क्या करना है, वो इसे आराम से चबाते हुए खाने लगता है। बगल में एक और आदमी इस खौफनाक सीन को देख रहा था। वो अपने कान बंद करते हुए कहता है, व्हाट द हेल इज दैट? इतने सारे जाइंट स्पाइडर्स शहर के अंदर, स्पेशल डिवीजन कहाँ है? कोई तो मदद करो। और हमें ऊपर से दिखाया जाता है कि स्पाइडर के जाले के अंदर कई सारे इंसानों को बांध रखा है। फिर एकदम से एक स्पाइडर भी इस जाले के अंदर घुस आती है और दूसरी तरफ अपना एमसी लीजिंग ये सब नीचे चलता देख के कहता है, ये तो कितना वियर्ड है। हमारी हंस सिटी के पास तो अपना खुद का ऑटोमेटिक डिफेंस सिस्टम है, फिर ये एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहा है? और मैं पहले कॉल भी नहीं कर पा रहा था स्पेशल डिवीजन को। क्या लगता है, क्या ये सारा सिस्टम खुद से पैरालाइज हो चुका है या फिर ये किसी ने जानबूझ के किया है? फिर अपने बलून के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, जो भी हो हमें इन्हें रोकना ही होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो पूरा शहर सेक्रीफाइस हो जाएगा। पर तभी वो कुछ याद करके काफी ज्यादा घबराने लगता है और वो कहता है कि अगर किसी ईवल गॉड का अवतार यहाँ डिसेंड हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ फियर बलून काफी जोर जोर से चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसकी रस्सी किसी फर्नीचर में अटक चुकी। पर थोड़ी दम लगाने के बाद वो पूरा फर्नीचर ही तोड़ मारता है और एमसी के बगल में आके खुद ही रोने लग जाता है। ये देख के अपने एमसी सोचता है, ये छोटा बेवकूफ, क्या ये सच में 2 स्टार मॉन्स्टर है? फिर एकदम से वो हंसते हुए कहता है, कम ऑन फियर बलून, तुम एक 2 स्टार के मॉन्स्टर हो। अब तुम्हारी आगे कदम बढ़ाने की बारी आ चुकी है। मुझे तो तुम्हारी 1/10 पावर ही मिली है, इसी में ही मैंने इस मॉन्स्टर का काम तमाम कर दिया। अगर तुम अपनी पावर्स का इस्तेमाल करो तो तुम तो मुझसे भी बेहतर कर पाओगे। थोड़ी देर तक मोटिवेशन लाइंस बोलने के बाद ये बलून भी मोटिवेट हो जाता है और हंसते हंसते राजी हो जाता है। फिर एकदम से वो अपने ईविल लुक देते हुए चारों तरफ से अपनी पावर्स को जमा करने लगता है और हेल फायर को रिलीज करते हुए अपने विप के फॉर्म में ले लेता है। धीरे धीरे करके उसके विप्स बड़ी होने लगती हैं और आसपास हेल फायर विप्स चारों तरफ मॉन्स्टर्स पे पड़ने लगती हैं। ये नजारा देख के तुम बता सकते हो कि अपने एमसी के 2 स्टार मॉन्स्टर की पावर कितनी ज्यादा है। अगर बाद में एमसी ने इससे भी पावरफुल मॉन्स्टर बनाया तो उसकी क्या ही पावर होगी। यहाँ बस कुछ ही मिनटों में फियर बलून यहाँ के सारे स्पाइडर डीमंस को मार गिराता है। फिर हमारा सीन चेंज होके शहर के अंदर की तरफ आता है जहाँ पर कई सारे धमाके हो रहे थे। ये मत सोचना कि ये करामात अपने फियर बलून की है, बल्कि यहाँ एक स्पेशल डिवीजन का ग्रुप कई सारे स्पाइडर डीमंस के साथ फाइट कर रहा है। ये अपने हाईटेक वेपन्स के साथ स्पाइडर डीमंस को मार रहे हैं। एक बंदा आगे बढ़ते हुए कहता है, डैम इट, हम यहाँ एक को मार रहे हैं तो 10 बाहर आ रहे हैं, अब मर भी जाओ तो। मॉन्स्टर। सभी स्पेशल डिवीजन के बीचों बीच एक जोरदार धमाका होता है। चारों तरफ से लोग भागने लग जाते हैं। इनका लीडर पीछे मुड़ के अपने साथी को आवाज लगाता है जो शायद इस मॉन्स्टर के नीचे दब के मर चुका है। हाँ, ये धमाकेदार एंट्री इस नई स्पाइडर की थी जो नॉर्मल स्पाइडर से कई ज्यादा बड़ी और घिनौनी लग रही है। ये बहुत घिनौने अंदाज में हंसते हंसते बताती है कि मैं हूँ गुस्सा। स्पाइडर गॉड की प्रीस्ट अपग्रेड एटलेस नाचा के लिए अपनी जिंदगी को ऑफर करो। तभी स्पेशल डिवीजन का कैप्टन चिल्लाता है, स्कॉट 2 पीछे हटो, स्काई स्क्रैपर्स के ज्यादा क्लोज मत जाना, रैंक फॉर अवेकेंस अपने हमलों को तैयार करो। इतना कहती तुरंत रैंक फॉर अवेकेंस इसके ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए अपने अपने हमलों को तैयार करने लगते हैं। अगले ही पल सारे अवेकेंट बींग्स एक साथ स्पाइडर की तरफ हमला कर देते हैं। पर इतने सारे हमले खाने के बाद भी वो स्पाइडर हंसती जा रही थी। ये देख के तो कैप्टन भी सदमे में चला जाता है। वो कहता है कि इतने हमले खाने के बाद भी इसके ऊपर कोई स्क्रैच भी नहीं आया, इसका मतलब ये चीज जरूर। तभी पीछे से एक रैंक 4 अवेकन कहता है, डैम इट, हम जैसे रैंक 4 और 5 का झुंड ऐसी किसी चीज के साथ कैसे ही फाइट कर सकते हैं। दूसरा कहता है, अब तक जनरल ली स्वांग वापस क्यों नहीं आया है। तभी कैप्टन कहता है कि अपने हमलों को जारी रखो, हम इसे वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं जाने दे सकते, हमें एच सिटी को किसी भी कीमत पे बचाना ही होगा। और इसकी बात सुनकर सभी लोग इस पे राजी होते हुए हाँ करते हैं। तो अब फिर से पूरी स्पेशल डिविजन्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए हमला कंटिन्यू कर देते हैं। पर इतने हमले खाने के बाद भी वो स्पाइडर हंसते हंसते कहती है, पैथेटिक, और एकदम से आधी स्पेशल डिवीजन को अपने ही नीचे क्रश कर देती है। तभी एक आवाज आती है, तू और तेरे लॉर्ड ने अपनी लाइन क्रॉस कर दी है, जैम स्पाइडर। और आसमान में हमें एक विप जूम करते हुए स्पाइडर की तरफ आते हुए दिखाते हैं। वो विप सीधा ही फुल स्पीड में स्पाइडर के सामने ही पड़ती है, जिससे वो स्पाइडर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और एकदम से पीछे हटते हुए चिल्लाती है, क्या, कौन हो तुम वहां। और हमें सामने एक बिल्डिंग पे एक आदमी का फिगर दिखाते हैं जो बहुत ही जोरदार ओरा रिलीज कर रहा था। उसका चेहरा अब भी अंधेरे में गुम था, पर उसके एक हाथ में ईविल टेरिफाइंग फियर बलून और उसके दूसरे हाथ में हेल फायर विप। वो स्पाइडर एमसी से पूछती है कि आखिर है कौन वहां। और इधर हमें लीजियोंग को दिखाते हैं जिसने मास्क को पहन रखा है और वो पूरे एटीट्यूड के साथ कहता है कि तू इस लायक नहीं है जो तू मेरे बारे में जान सके। अपने लॉर्ड को बुलाकर वो डायरेक्टली पूछे तो मैं बता भी दूं। जो सुन के तू ये स्पाइडर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो चिल्लाती है, एक घमंडी इंसान, तुझे क्या लगता है तू किसी तरह का भगवान है। ऐसा तो सोचने मत कि तेरी फालतू की उटपटांग बातों से ही मैं डर जाऊंगी कि तू लोली क्रिएचर, तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तूने अपने आप को ग्रेट स्पाइडर गॉड से कंपेयर किया। इतना सुनने के बाद भी अपने एमसी एकदम शांति से कहता है, कितने बेवकूफी भरे विचार हैं, तो अब तू सच में एक इंसेक्ट बन चुकी है।
तो तेरा दिमाग भी काम करना बंद कर चुका है। ये घमंडी बातें सुनते ही स्पाइडर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो अपनी सारी स्पाइडर्स को कमांड करती है कि इसे जिंदा निगल जाओ। इतना सुनते ही स्पाइडर्स की पूरी आर्मी एमसी जिस बिल्डिंग में खड़ा था उसे चारों तरफ से घेर लेती है। एक के बाद एक सारी स्पाइडर्स इस बिल्डिंग को चढ़ने लगती हैं। यहाँ पर इतनी सारी स्पाइडर्स थी कि कोई दूर से देखे तो ऐसा लगेगा कि इन स्पाइडर के वजन से बिल्डिंग टूट जाएगी। सामने से वो कैप्टन एमसी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, छोटे भाई भाग जाओ यहाँ से। क्योंकि भले ही उस कैप्टन को एमसी की शक्ल ना दिख रही हो, पर उसकी बॉडी तो दिख ही रही है। उससे वो समझ जाता है कि ये कोई यंगस्टर है। इधर एमसी इतनी सारी स्पाइडर्स को देखने के बाद भी कैजुअली अपने शाओकाई नानी फियर बलून की तरफ हाथ आगे बढ़ाता है। फियर बलून के शक्ल पे भी डर का कोई नामो निशान नहीं था। वो भी मजे में अपने ओरा को रिलीज कर रहा था। एमसी से कहता है, शाओकाई बिल्कुल पहले की तरह अपने अब्जॉर्प्शन ओरा को एक्टिवेट करो। जो सुन के शाओकाई हाँ कहते हुए अपना ओरा एक्टिवेट करने लगता है कि वो बलून भी पूरी खुशी के साथ अपने रेड डेमोनिक ओरा को चारों तरफ फैलाने लगता है। इसके एब्जॉर्प्शन ओरा को एक्टिवेट करते ही इसका ओरा पूरे शहर में ही फैलने लगता है। एकदम से इतना ओरा रिलीज होने की वजह से चारों तरफ काफी खतरनाक शॉक वेव्स रिलीज होने लगती हैं। बिल्डिंग पे चढ़ते हुए सारे ही मॉन्स्टर्स इन शॉक वेव्स की चपेट में आ जाती है, जिसकी वजह से सारे के सारे दूर जाके गिरते हैं। उनकी बॉडीज भी टेरिफाइंग इंपैक्ट के चपेट में आने की वजह से फटने लगती हैं। इवन वो जाइंट मॉन्स्टर भी इस ओरा के प्रेशर के तले जमीन में धंसने लगती है। इतने प्रेशर के सामने वो रेसिस्ट भी नहीं कर पा रही थी। ये टेरिफाइंग सीन देखे इनका कैप्टन कहता है, ये पावर तो मॉर्निंग स्टार क्लास की है। इधर वो जाइंट स्पाइडर मॉन्स्टर बड़ी मुश्किल से इस ओरा के प्रेशर से बाहर निकलती है और वो जोर से कांपते हुए चिल्लाती है, आह! फिर एकदम से वो भागते हुए चिल्लाती है, एक जेन्युइन मॉर्निंग स्टार क्लास? नहीं, मैं अभी तक मॉर्निंग स्टार क्लास तक नहीं पहुंची हूं। मैं इससे फाइट नहीं कर सकती। अभी मैं यहां नहीं मर सकती। मुझे भागना ही होगा। पर शका यहां इसे ऐसे ही थोड़ी जाने देगा। वो एक जेन्युइन इविल एंटिटी की तरह हंसते हंसते अपने स्पिरिचुअल प्रेशर को स्पाइडर की तरफ फैलाने लगता है। ये ओरा इतनी तेजी से फैलता है कि इस जाइंट स्पाइडर पिस्टेस को बचने का कोई मौका भी नहीं मिलता। उसकी फॉर्म डिस्टेबल होने लगती है। उसका पूरा का पूरा शरीर धुआं बन के उड़ने लग जाता है। जो देख के वो जोर से चिल्लाती है, नहीं, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। पर वो कितना ही ज्यादा छटपटाने लग जाए, लीजियांग के ओरा का सप्रेशन इफेक्ट काफी ज्यादा था और अंत में उस स्पाइडर का पूरा शरीर राख में बदल जाता है। ये देख के स्पेशल डिवीजन का कैप्टन सदमे में चला जाता है। वो अपनी कांपती आवाज में कहता है, आखिर ये किस तरह की पावर है? ये तो कुछ ज्यादा ही ओवरवेलमिंग है। इसने हमारी मदद की तो ये जरूर हमारी साइड में होगा, है ना? फिर वो एकदम से एमसी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, सर प्लीज 1 मिनट के लिए वेट कीजिए। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? इधर अपना एमसी पहले ही पीछे मुड़ चुका था और इसकी बातें सुनने के बाद अपने मन ही मन सोचता है, यहाँ सभी लोग मेरा नाम जानने के पीछे ही क्यों पड़े हैं? क्या मैं इस बार उसको जवाब दूं? अगर मैं इनको बता भी देता हूँ तो मैं स्पेशल डिवीजन जाके कुछ मिलियंस का रिवॉर्ड तो ले ही सकता हूँ। ना, ये नहीं चलेगा। मुझे थोड़ी सोशल एंजाइटी है। अगर ये मैटर फैला तो हर दूसरे दिन रिपोर्टर्स मेरा दरवाजा खटखटाते हुए आएंगे और अगर उनमें से किसी ने ये डिस्कवर कर लिया कि मैं अभी तक कोई अवेकन बना ही नहीं हूँ और उसके बावजूद एबिलिटीज का इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो जरूर कुछ सन की लोग मुझे एक रेयर स्पेसमैन समझते हुए रिसर्च के लिए देखे जाएंगे। तो पीछे मुड़ के एमसी इन लोगों से कहता जाता है कि मेरे पास कोई नाम नहीं है और ना ही मुझे एक नाम की जरूरत है। मैं बस एक छोटा सा इंसान हूँ जिसे ये दुनिया भूल चुकी है। इतना कहने के बाद लीजियांग भी धुएं के अंदर ही गायब हो जाता है। ये देखते हुए कैप्टन सोच में पड़ जाता है। वो मन ही मन सोचता है, एक गुमनाम इंसान जिसे ये दुनिया भूल चुकी है, तो क्या ये कोई एंशिएंट एक्सिस्टेंस हो सकती है? तभी कोई बंदा इसके पीछे आते हुए कहता है, क्या तुम लोगों ने इविल गॉड का रिचुअल खत्म कर दिया? तो कैप्टन आवाज पहचानते हुए पीछे मुड़ता है और कहता है, क्या जनरल ली ज़्वांग? सभी लोग इस बंदे को जनरल ली करके बुलाते हैं और हमें इस बंदे को दिखाते हैं। ये आसपास देखते हुए कहता है, जैसे ही मुझे तुम लोगों का डिस्ट्रेस सिग्नल मिला, मैं फटाफट से जल्दबाजी करते हुए यहाँ आ गया। यहाँ की सिचुएशन कैसी है? क्या वो स्पाइडर पिस्टल्स भाग गई या तुम लोगों ने उसे मार दिया? तो कैप्टन उसकी डेड बॉडी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वो मारी गई। यहाँ पे उसकी डेड बॉडी पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े हो चुकी थी और कैप्टन कहता है कि पर इसे हमने नहीं मारा। अब फिर हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं। यहाँ कैप्टन ने अब सब कुछ ली ज़्वांग को बता दिया है। सब कुछ सुनने के बाद जनरल ली कहता है, क्या कोई ऐसा जिसे ये दुनिया भूल चुकी है? तो कैप्टन कहता है, क्या हुआ जनरली? क्या इसके साथ कोई परेशानी है? तो जनरल कहता है कि अगर उसने जो कुछ भी कहा वो सच है और जिस तरह से वो इतना कैजुअली इविल गॉड के बारे में बोल रहा है तो वो यहाँ कभी भी आ सकता है रहा था, तो ये हाईली पॉसिबल है कि ये कोई फॉरबिडन एग्जिस्टेंस है। ये सुनकर तो कैप्टन और भी ज्यादा शॉक में आ जाता है। वो कहता है कि क्या एक फॉरबिडन एग्जिस्टेंस जो गॉड से भी ज्यादा ताकतवर होती है? और कैप्टन के इतना कहते ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सीन साउथ साइड शिफ्ट होता है। स्पाइडर स्पिरिट्स को हराने के बाद वो अकेला एक सुनसान गली से गुजरता जा रहा था। चलते चलते वो खुद से ही बोलने लगा, आज रात का हॉल काफी हैवी था। आधे घंटे पहले तक मैं एक नॉर्मल बंदा था, लेकिन अब सब कुछ कंप्लीटली चेंज हो चुका था। अचानक वो रुक गया, जैसे कुछ याद आ गया हो। अरे, लगभग भूल ही गया। जो ऑल्टर उन बेवकूफ इविल स्पिरिट्स ने सेट किया था वो तो अभी भी पूरा का पूरा वैसा का वैसा ही पड़ा है। इविल स्पिरिट्स तो उन डरावने बलून्स ने उड़ा दी, लेकिन ऑल्टर और ऑफरिंग्स अभी भी वहीं पड़े हैं। पता नहीं ये और कोई इशू क्रिएट करे या नहीं। उसने हल्की सी सांस छोड़ी। मैं तो बस हैंग सिटी में एक पीसफुल जिंदगी जीना चाहता हूं।
ये कहते हुए उसने शहर की रात की तरफ देखा, जहां बड़े बड़े स्पाइडर वेब अभी भी कुछ गलियों के कोने पर चिपके हुए थे। वो और अंदर एक छोटी गली की तरफ बढ़ा, जहां सुखाए हुए खून के दाग स्कैटर्ड पड़े थे। गली के एंड पर उसे एक पुराना सा दरवाजा मिला। उसने धीरे से धक्का दिया और अंदर चला गया। अंदर कमरा काफी अंधेरा था। जमीन पर एक हल्का सा ग्लोइंग सील बना हुआ था और उसके बिल्कुल ऊपर एक अजीब सी बदसूरत शक्ल का स्टैचू खड़ा था। उसने अपना वेपन टाइट पकड़ लिया। शाओची उसके आसपास फ्लोट कर रही थी। उसकी नजर कमरे में पड़े बिखरे हुए लाशों पर टिक गई और उसकी आवाज गहरी हो गई। मैं सबको खत्म कर चुका हूं, आप सब आराम से सो सकते हैं। ये बोलकर उसने अपना हाथ घुमाया और विप से एक तेज लाल फ्लेम का ब्लास्ट निकलकर पूरे रूम को घेर लिया। आग बड़ी जोर से भड़की, लाशों को और मॉन्स्टर के स्टैचू को जलाते हुए खत्म करने लगी। वो चुपचाप देखते हुए स्टैचू के कुछ बाकी बचे हुए काले टुकड़ों पर नजर टिकाए खड़ा रहा। धीरे से बोला, तो ये ब्लैक डायमंड नहीं, ऑब्सीडियन है। मतलब ये तो एक एंटी इविल एमुलेट हुआ ना। उसने जल्दी से वो गोल्ड पीसेस उठा लिए। आंखों में चमक आ गई। चलो, क्वालिटी तो जबरदस्त है, अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। वो खुशी से ममराते हुए बोला। फिर जब उसने दोबारा उस अजीब से स्टैचू की तरफ देखा तो उसे एक चीज अजीब सी लगी। कौन सा स्टैचू इतना फ्रेग्रेंट स्मेल करता है? फिर सोचा, शायद इसका मटेरियल ही कुछ स्पेशल होगा। उसने तुरंत डार्क सिस्टम से पूछा, मैं इस स्टैचू से कुछ एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं? सिस्टम ने तुरंत रिप्लाई दिया, हाँ तुरंत कर सकते हो। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसकी पाम से तेज रोशनी निकलने लगी। तो फिर एक्सट्रैक्ट करो, उसने शार्प टोन में ऑर्डर दिया। सील के सर्कल के नीचे स्टैचू बहुत ही तेजी से घूमने लगा और एक दमकदार लाइट पूरे रूम को रोशन कर गई। लड़का खुशी से हाथ बढ़ाकर वही चीज पकड़ने जा रहा था जो उसने एक्सट्रैक्ट की थी। एक्सट्रैक्शन सक्सेसफुल, वो एक्साइटेड होकर बोला। लेकिन जैसे ही उसने हाथ लगाने की कोशिश की, उसका बॉडी फ्रीज हो गया। पूरा आसपास का स्पेस क्रैक होना शुरू हो गया। हर जगह दरारें फैलने लगी, जैसे टाइम और स्पेस फट रहा हो। ये क्या हो रहा है? अगला ही सेकंड पूरी स्पेस कोलैप्स हो गई और वो बेहद अंधेरे वॉइड में गिर गया। वो रियलिटी से सीधा एक डार्क इल्यूजन में जा गिरा। फिर अचानक एक जायंट स्पाइडर वेब ने उसे पकड़ लिया। उसने अपने हाथ की तरफ देखा, दिल में एक अजीब सी घबराहट भर गई। स्पाइडर सिल्क, ये रूम किसी और स्पेस से कनेक्टेड था। इतना ही बोला था कि एक लाल रोशनी उसके चेहरे के पास से गुजरी और ठंडी हवा की एक तेज वेव हवा में गूंज गई। उसकी आंखों के सामने काले धुएं के चक्कर में एक स्कल नजर आया। इस बार लैच नझा का ईविल गॉड सच में सामने आ चुका था। स्पाइडर का डेविल गॉड भी एक स्पाइडर ही था, लेकिन आंखें ज्यादा, टांगे ज्यादा और साइज इतना बड़ा कि देखकर ही होश उड़ जाए। अभी हमारा हीरो सीधा इसके लेयर में आ गिरा था। वो मुश्किल से उठने की कोशिश करता, हाथों से जमीन को दबाकर स्टैंड लेने लगता। डर के मारे उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। ऊपर मत देखना, सीधा मत देखना, अगर देखा तो मैं गया, उसने खुद को यही बार बार बोला। एक वायलेंट घबराहट उसके दिमाग में उमड़ने लगी, जैसे दिमाग फट जाएगा। अचानक उसके सर पर बड़े बड़े उभार निकल आए, बिल्कुल ईविल गॉड के ट्यूमर्स जैसे। उसकी बैक से पतली हिलती हुई स्पाइडर लेग्स निकलने लगी। वो सर पकड़कर दर्द से चिल्लाने लगा। इसी बीच उसकी इमेजिनेशन में एक जायंट सिजर्स का पैर सामने आ गया, जो पूरी तरह से वॉर्ब्ड स्पेस को दो टुकड़ों में काट रहा था। ये डार्क सिस्टम थी जो फाइनली एक्ट कर चुकी थी। वो सामने आई, जायंट सिजर्स को घुमाते हुए ब्लेड्स हवा में रोटेट कर रहे थे और उसकी आवाज स्पेस में गूंज रही थी। अगर होस्ट इल्यूजन से बाहर निकलना चाहता है तो बैरियर ब्रेक करने का काउंटडाउन शुरू। 10 सेकेंड्स। होस्ट तैयार हो जाओ। 10, 9, 8, 7। हीरो अभी भी शॉक था, समझ ही नहीं पा रहा था क्या चल रहा है। लेकिन सिस्टम की पावर इतनी ओवरपावरिंग थी कि एक ही चॉप में उसने ईविल गॉड से उसका पूरा लिंक तोड़ दिया। उसके बॉडी की सारी एनोमली जीरो कर दी। सिस्टम ने काउंट कंटिन्यू किया। 6, 5। इस बार लड़के के चेहरे पर एक हल्का सा कॉन्फिडेंट स्माइल आ गया। अब तो डरने का कुछ बचा ही नहीं। वो एकदम से खड़ा हुआ, हाथ उठाया और उसकी पाम से ब्लाइंडिंग लाइट निकल गई। चिल्लाया, ओए बुड्ढे, इतनी मुश्किल से यहां तक आया हूं तो ले, ये लोकल स्पेशल आइटम तेरे लिए। जायंट स्पाइडर डेटी का पूरा बड़ा बॉडी वायलेंट तरीके से शेक होने लगा। उसका पूरा नेस्ट जलकर काली राख बन गया। वो गरजा, कौन सा हरामी मेरे बॉडी को छेड़ने की हिम्मत करता है। हीरो के आसपास एक रोटेटिंग प्रोटेक्टिव बैरियर एक्टिवेट हो गया। उसकी लाइट ब्लिंक कर रही थी। सिस्टम का फाइनल काउंटडाउन 3, 2, 1, 0। हीरो ने तेजी से बैरियर की तरफ स्प्रिंट मारा और हंसते हंसते गुड बाय करते बोला, मिलते हैं फिर, बाय बाय। नेक्स्ट सेकंड उसका बॉडी बैरियर के अंदर सक हो गया और वो रियल वर्ल्ड में वापस आ गिरता है। उसके सामने शाओची कंफ्यूज खड़ी थी। सिस्टम ओनर को देखकर शॉक हो गई। हीरो पूरा धूल और राख में लिपटा हुआ खड़ा था। हाथ में एक अजीब सा स्पाइडर सिल्क रोल पकड़ा हुआ था। वो शाओची की तरफ मुस्कुराकर बोला, सक्सेस, मैं वापस आ गया। वेट, ये तो मेरा रूम है। सिस्टम उसके पास खड़ी थी, हाथ थपथपाते हुए। पट मुबारक हो होस्ट, तुमने डार्क गॉड का सामना किया और जिंदा बचे। सर्वाइवर फेसिंग द डार्क गॉड, अचीवमेंट कंप्लीट। लेवल 2 ऑफ 5 अनलॉक हो गया। करंट अथॉरिटी लेवल 1। उसके सामने एक सिस्टम पैनल पॉपअप हुआ जिसमें एल्यूक्री ड्रीम ब्रिज के कुछ फ्रैगमेंट्स दिख रहे थे।
ये फ्रैगमेंट्स एल्यूक्री ड्रीम ब्रिज से गिरकर कल्टिस्ट ने ऑल्टर की दीवारों पर काव किए थे। इनसे टेम्पोरली एल्यूक्री ड्रीम ब्रिज खोला जा सकता है, लेकिन सिर्फ एक बार। होस्ट, क्या तुम डार्क गॉड का दोबारा सामना करना चाहते हो? वो भौं में चढ़ाते हुए बोला। अथॉरिटी? कौन सी अथॉरिटी? सिस्टम ने कामली आंसर दिया। अथॉरिटी लेवल बढ़ने पर होस्ट को एक रैंडम ट्रेजर चेस्ट मिलता है। उसमें एक या एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स होते हैं, स्टार रेटिंग से कम के नहीं, लेकिन चांस है कि चेस्ट खाली भी हो सकता है। उसकी आंखें फट गईं। क्या गैम्बलिंग चेस्ट और ऊपर से खाली भी हो सकता है? फिर उसने हाथ में पकड़े नए आइटम को घुमाकर बोला, सिस्टम चेक करके बताइए इंग्रेडिएंट क्या है। सिस्टम पैनल तुरंत फ्लैश हुआ। स्पाइडर गॉड ऑफ ईविल, 5 स्टार रैंक। ये थ्रेड्स एक नेमलेस ईविल गॉड की बॉडी से निकले हैं, स्पाइडर शेप्ड, लेकिन असल में स्पाइडर नहीं। एक ऐसा डेटी जिसको सीधा देखना मना है, देखते ही इंसान पागल होकर मर जाता है। इसके थ्रेड्स में डिवाइन पावर होती है, जिसे टच करते ही कोई भी इंसान आसानी से मैडनेस में गिर सकता है। हीरो ने हाथ जोड़कर बोला, 5 स्टार मटेरियल, और ये सिर्फ एक थ्रेड है। अगर मैं अगले बार उस ईविल गॉड का पॉइजन ग्लैंड या कुछ और निकाल लूं तो क्या वो 6 स्टार मटेरियल नहीं होगा? वो रूम के बीच में खड़ा सोचने लगा। कुछ लो स्टार मटेरियल से भी मॉर्निंग स्टार मॉन्स्टर बन जाते हैं जो पूरे शहर तबाह कर सकते हैं, और मैं तो बस अपने किन की पावर का 1/10 ही यूज कर पाता हूं। अगर मेरे पास काफी हाई ग्रेड मटेरियल्स आ जाएं तो क्या मैं एक गॉड क्रिएट कर सकता हूं? यह सोचकर वो हल्की सी हंसी। चल रहने दे, गॉड बनना इतना इजी नहीं होता, और गॉड बन भी गया तो क्या, बाहर पूरी दुनिया में ईविल गॉड्स घूम रहे हैं। अचानक धड़ 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 डोर पर जोर की नॉकिंग हुई। वो डरकर मुड़ गया। बाहर से आवाज आई, हेलो, हम स्पेशल डिपार्टमेंट से हैं, कृपया डोर खोलो। हीरो पैनिक हो गया। स्पेशल डिपार्टमेंट? शियोची जल्दी छुप जाओ, अपना आप मत दिखाना। उसने कंफर्म किया कि सिस्टम और शियोची सेफ हिडन है, फिर धीरे से जाकर दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक शॉर्ट हेड लाइवली सी ब्यूटीफुल लड़की खड़ी थी। वो मुस्कुराकर बोली, हेलो, मैं निंग एक्सीन हूं, स्पेशल डिपार्टमेंट से। क्या आपको पता है इस बिल्डिंग पर कल्टिस्ट्स या मॉन्स्टर्स का अटैक हुआ है? हीरो ने देखा कि लड़की के हाथ में पिस्टल थी और स्टैंस फुल अलर्ट मोड में था, कभी भी शूट कर सकती थी। वो इनोसेंट बनता हुआ बोला, हाँ, वो मॉन्स्टर्स मेरे डोर पर आए थे, लेकिन मैं अलमारी में छुप गया था और प्रिटेंड किया कि मैं घर पर नहीं हूं, इसलिए बच गया। लड़की ने उसे एक नजर ऊपर नीचे देखा, सोचा, बॉडी पर कोई एबनॉर्मैलिटी नहीं, कल्ट का ऑरा नहीं, प्रिलिमिनरी जजमेंट, सिविलियन। फिर बोली, क्या मैं आपका रूम चेक कर सकती हूं? हीरो बोला, हाँ हाँ, चेक कर लो। वो कॉन्फिडेंटली रूम में एंटर हो गई। हीरो थोड़ा बेचैन होकर बोला, दीदी, मेरा वॉल तो पूरा फुट गया है, इंश्योरेंस कवर करेगा क्या? और वो स्पाइडर मॉन्स्टर्स, उनका क्या हुआ? लड़की ने रूम ऑब्जर्व करते हुए कहा, तुम जिंदा हो, यही बहुत बड़ी बात है, और ऊपर से रिफंड चाहिए। तुम्हारे नेक्स्ट डोर वाले फैट गाय का हाल तो कैंडल की तरह पिघल गया, सब खत्म। ये बोलकर उसने तुरंत कॉल लगाया। 7th फ्लोर पर सिर्फ एक सर्वाइवर, कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं, कोई कल्टोरा नहीं। फोन के दूसरे साइड से जवाब आया, अंडरस्टूड, गुड वर्क, कल तुम वापस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लेना। लेकिन लड़की को पता ही नहीं था कि फोन अभी भी ऑन है। वो सीधा हीरो से बोली, यार आज तो फुल थक गए, इतने क्रूशल टाइम पे भी हमें स्प्लिट होकर काम करना पड़ा, ऊपर से ओवर टाइम, बिना सैलरी, और अब वापस जाके हमें उस चाइल्डिश ओल्ड मैन को ढूंढना है जो येलो बलून लेकर भाग गया था। ये बात हीरो के बारे में ही थी, लेकिन लड़की को पता ही नहीं था कि येलो बलून वाला बंदा उसके सामने ही खड़ा है। हीरो ने हाथ जोड़कर बोला, एक काम करो, पहले अपना फोन बंद कर लो। फोन के अंदर से आवाज आई, निंगजियन, 5 मिनट के अंदर एक सेल्फ क्रिटिसिज्म रिपोर्ट लिखकर तुरंत वापस आओ। मतलब उनके सुपीरियर ने उसकी सारी बातें सुन ली थी। वो घबराकर भागती हुई बोली, सॉरी कैप्टन, मेरी गलती थी, मैं अभी आ रही हूं। और बस वो सीन खत्म। हमारे मेन लीड ने चैन की सांस ली, बच गया, वरना तो आज पक्का फंस जाता। वो रूम में वापस आया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। फूह, फाइनली सब चले गए। तभी उसे याद आया, अरे एक काम तो रह गया था। सीन शिफ्ट, सिटी के बाहर एक सूना सा रोड। वहां एक लड़की को जमीन पर एक कागज का टुकड़ा मिला। उस पर एक अजीब सी ड्राइंग थी, एक खूबसूरत सफेद बालों वाली लड़की की। उसने पेपर उठाया और हल्की सी मिस्टीरियस स्माइल दी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। दूसरी तरफ शहर के एक कोने पर फायर डिपार्टमेंट स्पाइडर डीमंस के अटैक का आफ्टर इफेक्ट कंट्रोल कर रहा था। टीवी न्यूज बुलेटिन चल रहा था, लास्ट नाइट नॉर्थ हैंग एरिया पर स्पाइडर कल्ट का अटैक हुआ, 115 विक्टिम्स, जिसमें से 74 लोग सर्वाइव हुए। इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। इसी वक्त हमारा मेल लीड घर पर सो रहा होता है। कानों में शियाओची की इरिटेटिंग आवाज, उठो उठो उठो। वो परेशान होकर आंख खोलता है और गुस्से में उंगली स्नैप करता है। शियाओची एक साइड उठ जाता है। साइड हटा यार, सुबह हो चुकी होती है। वो धीरे से उठकर थका हुआ सा साय देता है। शियाओची क्यूरियस होकर वॉल के बड़े होल को देखता है। हीरोज की नजर फॉलो करता है। हाँ, हवा आ रही है, लगेगा किसी को बुलाना पड़ेगा रिपेयर के लिए। वो कपड़े बदलने लगता है, बिना ये जाने कि दूर से उसे कोई देख रहा है। वही सफेद बालों वाली लड़की जिसे रात को ड्राइंग मिली थी। वो सीधा उसके रूम के होल को देख रही होती है, जैसे उसे पता हो अंदर क्या हुआ। कपड़े बदलकर लू नीचे सड़क पर चलता हुआ निकलता है।
रोड पर चलने लगता है दिमाग में एक ही बात, स्ट्रेंज, यहाँ एक रिपेयर कंपनी हुआ करती थी। अचानक कोई पीछे से पुकारता है, लू। वो कंफ्यूज होकर मुड़ता है। एक लड़की उसकी तरफ आती है चीयरफुल स्माइल के साथ। लू, तुम ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में क्या कर रहे हो? वो उसे पहचान लेता है, टांग वान। थोड़ा ऑकवर्ड होकर सर खुजाता है। घर पर अटैक हुआ था, रिपेयर कराने आया हूं। टांग वान पास आकर कंसर्न से पूछती है, तुम ठीक तो हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? लू, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। वो हल्का सा रेड होते हुए स्माइल करती है। अच्छा, तो चलो मेरे साथ ब्रेकफास्ट कर लो। दोनों क्लियरली एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते थे, लेकिन किसी ने कभी कुछ बोला नहीं था। लू थोड़ा शर्मा गया पर बोला, ठीक है। फिर दोनों साथ साथ सड़क पर ब्रेकफास्ट खाते हुए चलने लगे, बिना ज्यादा बात किए। लू चोरी चोरी उस क्यूट सी लड़की को देखता रहा। ये इतना पास क्यों चल रही? क्लासमेट्स थे पर इतना क्लोज तो कभी नहीं। उन्होंने स्कूल के 3 साल साथ पढ़े थे, बस कभी कभी हाय हेलो। और टांग वान तो हमेशा से अटेंशन मैग्नेट थी, जबकि वो एक नॉर्मल अननोटिस टाइप। वो खुद को समझाता है, पुरानी बातें छोड़, कल रात मैंने इतना सारा मटेरियल कलेक्ट किया था स्पाइडर्स और डार्क गॉड से, शायद एक नया फेमिलियर क्रिएट कर सकूं। जब वो ये सोच ही रहा था, अचानक उसे कुछ अजीब फील हुआ। टांग वान ने उसकी अनईजी बॉडी लैंग्वेज नोटिस कर ली। वो तुरंत नजदीक आकर पूछती है, लू क्या हुआ? तुम इतने स्ट्रेंज क्यों बिहेव कर रहे हो? उसका एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो गया। जैसे ही उसके दिमाग में कुछ फ्लैश हुआ, उसने जल्दी से तांगवान को बाय बोला। यार मुझे अर्जेंट काम आ गया, मैं चलता हूँ। वो रश में निकल गया और तांगवान हल्का सा मुस्कुरा के धीरे से बोली, ठीक है, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। फिर उसने अपना फोन निकाला जिसमें लू की फोटो लगी थी। उसने फोटो देखकर प्यार से मुस्कुरा दिया। सच में बिल्कुल बोरिंग नहीं है, उसने हल्की सी शाई वॉइस में कहा। घर लौटते वक्त वो धीरे धीरे चल रही थी, अपने आप से बोलती हुई, आज शायद मैं थोड़ी ज्यादा बोल्ड हो गई। पता नहीं उसे कुछ डाउट हुआ होगा या नहीं। रूम का डोर खोलते ही वो उसी के बारे में सोच रही थी। शायद नहीं, वो इतना नोटिस नहीं करता, उसने हल्की सी स्माइल के साथ कहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मिस्टीरियस स्माइल आई। वो अपने होंठ को हल्की सी उंगली से टच करते हुए शर्मा गई। उसके दिमाग में फिर से वही इमेजिनेटिव थॉट्स आ गए जो वो अक्सर रात को सोचती थी। फिर उसने लाइट ऑन की और पूरा रूम एकदम क्लियर हो गया। रूम की सारी वॉल्स लू की फोटोज से भरी हुई थी। तांगवान ने धीरे से कहा, मैं आ गई। लू, शेल्फ्स पर उसकी छोटी छोटी चीजें रखी थी, जैसे उसके यूज किए हुए आइटम्स और कुछ पर्सनल चीजें भी थी। बेड पर एक जाइंट हगिंग पिलो था जिसमें भी लू की पिक्चर बनी हुई थी। वो शेल्फ से एक शर्ट उठाती है, उसे जेंटली सांस लेकर महसूस करती है। फिर बेड पर लेटे हुए अपने पिलो को हग कर लेती है। एक सॉफ्ट सी आवाज में बोलती है, लू यू। इसी वक्त दूसरी तरफ लू को अचानक एक ठंडी सी फीलिंग हुई। वो हल्का सा कांप कर बोला, आज इतनी ठंड क्यों लग रही है? लू घर वापस बहुत हागी मूड में आया। फाइनली सब सेट हो गया, कुछ दिन में लोग आके घर रिपेयर कर देंगे। शाओची भी उड़ते हुए आया, लेकिन लू ने उसका थोड़ा सा फेस दबा दिया। शाओची, शोर मत मचा, मैंने अभी लंच भी नहीं किया। लू ने सिस्टम ओपन किया और कल जो चीजें मिली थी उनको चेक करना स्टार्ट किया। सिस्टम पैनल पर लिखा था, 1 डिफॉर्म्ड स्पाइडर वेनम सैक 1 स्टार, 5 नॉर्मल डिफॉर्म्ड स्पाइडर वेनम सैक्स 1 स्टार ईच, 1 म्यूटेटेड डिफॉर्म्ड एक्शन रिएक्शन सैक 3 स्टार्स, 1 वेब ऑफ द एपिक स्पाइडर 5 स्टार्स, 1 3 स्टार ट्विस्टेड म्यूटेटेड एग जिसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा था। लू हैरान हो गया, एग? ये कहां है? वो सिस्टम स्पेस में हाथ डालकर सर्च करने लगा। तब उसे कल देखा हुआ वो ह्यूज क्रीचर याद आया। उसकी हैवी वॉइस, थके हुए आईज, क्या वो लड़की थी? ऐसे कैसे? वो एग को घुमा घुमा कर देखने लगा। हाँ, ये अलाइव है। सिस्टम, सिस्टम किधर हो? सिस्टम 3 ग्लोइंग रिंग्स के सामने आ गया। मैं यहीं हूं। लू ने तुरंत पूछा, क्या ये एग लिविंग एंटिटी है? क्या इसको मटेरियल बनाया जा सकता है? सिस्टम ने जवाब दिया, जो क्रीचर्स अभी तक फॉर्म नहीं लेते, जैसे अनहैश्ड एग्स, नॉर्मल एग्स, एम्ब्रियो, ये सब अभी भी रॉ मटेरियल की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अगर क्रीचर ने शेप ले लिया हो और ककून से बाहर आने वाला हो तो उसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। ये सुनकर लू ने अपने हाथ में पकड़े हुए उस एग को ध्यान से देखा और बोला, समझ गया, मतलब इसको ज्यादा टाइम तक रख नहीं सकते। उसके पास ही खड़ा शाओची भी प्रिटेंड कर रहा था जैसे वो भी डीप सोच रहा हो। लू ने उसकी तरफ देखकर उसका सर प्यार से थपथपाया और मुस्कुराकर बोला, गुड गर्ल, गुड गर्ल। फिर लू ने सिस्टम से पूछा, तो क्या मैं इन मटेरियल्स का यूज करके शाओची को एनहांस कर सकता हूं? सिस्टम ने सीधा जवाब दिया, होस्ट की अथॉरिटी इस वक्त इनसफिशिएंट है, अभी ये पॉसिबल नहीं। इस वक्त तुम्हें न्यू एबिलिटीज क्रिएट करनी चाहिए। लू ने थोड़ा सोचकर बोला, हाँ, अगर मैं ऐसा करूं तो फ्यूचर के मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट शाओची को मैनेज करना आसान हो जाएगा। उसने हाथ उठाया और उस एग के लिए एक न्यू पावर सिलेक्ट कर दी। लाइट स्वर्ल होने लगी और लू बोला, सिस्टम एडजस्टमेंट इनिशिएट करो। इस मोमेंट लू बहुत एक्साइटेड हो गया। उसने एक ब्रोकन पॉकेट वॉच निकाली और उसको डिफॉर्म्ड स्पाइडर वेनम बैग के साथ कंबाइन कर दिया। सिस्टम ने भी वो वॉच ऑटोमेटिकली ऐड कर दी। तुरंत ही 3-4 चीजें हवा में फ्लोट करने लगी और ब्राइट लाइट के अंदर कंबाइन होने लगी। कुछ सेकंड्स बाद एक वॉच फ्लोर पर गिर गई और लाइट भी खत्म हो गई। एग बस हल्का सा हवा में फ्लोट कर रहा था। ये देखकर लू हैरान रह गया, अरे ये खराब तो नहीं हो गया?
वो नीचे झुककर वॉच को देखता है जो अजीब सी इलेक्ट्रिक स्पार्क्स छोड़ रही होती है। क्या ये अब्जॉर्ब हो गया और सिर्फ शेल बचा? तभी सिस्टम वॉच के पास आई, नीचे बैठकर उसे उठाने लगी और बोली, ये पॉकेट वॉच एक दूसरे इविल गॉड के ब्लड से इन्फेक्ट हो चुकी है और अक्सर इविल गॉड्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जैसे पुराने शही ट्राइब के 2 सेट्स या नाइटमेयर डीप सी के यंग लॉर्ड के साथ पूरा राइवलरी सीन। इन गॉड्स के बीच नेचुरल एनमिटी है, इसीलिए ये एक दूसरे को अटैक करते हैं। लू थोड़ा कंफ्यूज होकर बोला, मतलब ये इंटर डायमेंशनल वॉर जैसा कुछ है। सिस्टम ने वॉच उठाकर दोनों हाथों से लू को दिया और बोला, जब तुम हायर अथॉरिटी लोगे तब तुम इन इविल गॉड्स के कार्मिक कनेक्शंस में इंटरफेयर कर पाओगे, तब ये एक ही स्पेल के अंदर पीसफुली कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। अभी के लिए बेस्ट सोल्यूशन ये है कि हाई ग्रेड मटेरियल्स का यूज करके लोअर ग्रेड मटेरियल्स को असिमिलेट किया जाए। लू ने एक हाथ में वॉच और दूसरे हाथ में स्पाइडर एग पकड़ा और सिस्टम की तरफ देखकर बोला, डीमन सिल्क हाई ग्रेड मटेरियल है, इसको नेक्स्ट टाइम के लिए सेव करते हैं। अभी के लिए स्पाइडर एग और ट्विस्टेड पॉइजन पाउच का यूज करते हैं। फिर उसने सिस्टम पैनल पर सिलेक्ट किया स्पाइडर एग प्लस ट्विस्टेड पॉइजन पाउच और एडजस्टमेंट स्टार्ट हो गए। ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होते ही वो मटेरियल उल्टा पुल्टा बबल होने लगता है, जैसे कोई जिंदा लाल मांस हिल रहा हो। तुरंत सिस्टम पॉपअप आया, कांग्रेचुलेशंस होस्ट, आपको सेकंड वॉइड शैडो स्पाइडर एग मिला है। रेटिंग एक्सीलेंट, 4 स्टार्स। एग हैचिंग काउंटडाउन 1 मंथ। ये पढ़ते ही लू को समझ आ गया, मतलब 2 एग्स ही लिमिट थे, ठीक है। फिर उसने बोला, सिस्टम एट्रीब्यूट्स ओपन करो। वॉइड शैडो स्पाइडर एग की डिटेल्स स्क्रीन पर फ्लैश होने लगती हैं। ये एक बेसिक फैट बॉय स्पाइडर की बॉडी से बना है। एक अननेम्ड इविल गॉड के ब्लड से कंटेमिनेट होने के बाद ये वॉइड एट्रीब्यूट क्रिएचर बन गया। इसमें टाइम प्लस डार्कनेस का पावर मिक्स है। इसका कनेक्शन रिवर ऑफ टाइम से जुड़ता है। इस क्रिएचर का खास फूड शैडोज और टाइम एनर्जी। सिस्टम ने बाकी मटेरियल्स का ब्रेकडाउन भी दिखा दिया। 1. वॉइड पॉइजन बैग, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी को वॉइड एलिमेंट्स इंजेक्ट करके कोलैप्स करवा सकता है। 2. टाइम मार्क, पैसिव, वीक लिंक रिवर ऑफ टाइम से बॉडी के ब्रेथ को मेंटेन करता है और यूजर को बहुत सारी अनवांटेड नजरों से हाइड करता है। 3. डार्क स्लेव्स, जब व्हाइट शैडो स्पाइडर सर्टेन अमाउंट डार्क पार्टिकल्स एब्जॉर्ब कर लेता है तो ये स्पाइडर लाइक 10 स्लेव्स क्रिएट करता है। ये डार्कनेस में हाइड होते हैं, असैसिन प्लस सर्वेंट दोनों का रोल। 4. वॉइड प्रोटेक्शन, वॉइड में बॉर्न क्रिएचर्स अपना छोटा प्राइवेट स्पेस क्रिएट कर सकते हैं जिसमें नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स स्टोर होते हैं। क्रिएचर जितना स्ट्रॉन्ग, स्टोरेज उतना बड़ा। ये सब देखकर लू बोला, मॉर्निंग स्टार लेवल का क्रिएचर, भाई ये तो ओपी बन गया। चलो अच्छा है, हैच होने में 1 मंथ है, तब तक मैं अवेकेंड वर्ल्ड के पावर सिस्टम को स्टडी कर लूंगा। सिस्टम ने 2 फिंगर्स अप किए। कांग्रेचुलेशंस होस्ट, आपको एक इलीट मॉन्स्टर क्रिएट किया। अचीवमेंट अनलॉक्ड, इलीट क्रिएटर, रिवॉर्ड व्हाइट स्पाइडर की पावर का 1/10 प्लस 2 सेल्फ स्किल अपग्रेड्स। लू बोलता ही है होल्ड अप, लेकिन उसका बॉडी तुरंत बलून की तरह फूलने लगता है। गहरा लाल एनर्जी उसके बॉडी में स्प्रेड हो जाती है। उसका चेहरा ट्विस्ट होने लगता है, आंखें लाल आग की तरह जलने लगती हैं। वो रोर करता है, वेन्स पूरे फेस पर उभर आती हैं। अंदर ही अंदर सोच रहा था, क्या मैं इस क्रिएचर की पावर से खुद ही मरने वाला हूं? शाओ जी साइड में लिटरली कंफ्यूज खड़ा। ओनर भी पैनिक, मैं भी पैनिक। लू की हालत एक बलून जैसी हो रही थी जिसमें एनर्जी भर भर के फटने वाले लेवल पे आ गई थी। वो सोचता है, अगर बलून फटने वाला हो तो हवा नोजल से निकाली जाती है, लेकिन मैं कोई बलून थोड़ी हूं, ना मुंह से एनर्जी निकाल सकता ना नोज से। और अगर मॉलिक्यूल्स वाले टाइनी होल से एनर्जी एस्केप होने का वेट करूं तो तब तक तो मेरी कब्रिस्तान की घास 3 मीटर लंबी हो जाएगी। अब लू के चेहरे का टेंशन पीक पे। उसने दांत कस लिए। बस अब एक ही ऑप्शन है, लिविंग फायर को डेड फायर में कन्वर्ट करना। वो तुरंत हेल फायर विप निकालता है। एक जोर का स्नैप, विप गोल गोल घूमने लगती है। रूम के चारों तरफ फायर ब्लास्ट होते हैं। एनर्जी शॉक वेव पूरी बिल्डिंग तक फैल जाता है। आसपास के लोग भी नोटिस करने लगते हैं, ये क्या अजीब सा फिनोमेनन था। कुछ टाइम बाद लू फाइनली नॉर्मल हो जाता है। वो हैवी ब्रीथिंग के साथ सोचता है, एनर्जी बहुत कंज्यूम हो गई, पर मेरी स्ट्रेंथ और लिमिट्स कल से बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। सिस्टम प्यार से बोलता है, मास्टर आपका फिजिक अभी वीक लग रहा है, क्या मैं नेक्स्ट टाइम पावर ट्रांसमिशन स्लो कर दूं? लू नीचे से ऊपर धीरे से देखकर बोलता है, प्लीज हाँ नेक्स्ट टाइम धीरे करना, मुझे भी ब्लास्ट होने का कोई शौक नहीं है। वो सिस्टम को बहुत देर तक घूरता रहा बिना कुछ बोले। फिर सिस्टम खुद बोल पड़ा, नेक्स्ट होस्ट कौन सी एबिलिटीज चूज करोगे? लू ने तुरंत आंसर दिया, टाइम मार्क और शैडो स्लेव। अभी मेरे पास ऑफेंसिव टैक्टिक्स की कमी नहीं है। मास्टर की कमांड के बाद डार्क सिस्टम ने कंफर्म कर दिया। एक घना सा काला एनर्जी वेव उसके अराउंड फैल गया, जिससे पूरा रूम अजीब सी ब्राइट लाइट से ग्लो करने लगा। उसके बाद लू यू के राइट हैंड पर एक ग्लोइंग सर्कल बन गया, जैसे कोई सिंबल उसकी स्किन पर कार्व हो गया हो। वो थोड़ा सरप्राइज्ड हो गया। सिस्टम ने इन्फो डिस्प्ले कर दी, ओनर लू, स्पीसीज फियरफुल शैडो बलून, वॉइड फैंटम स्पाइडर, अभी बॉर्न नहीं हुआ। स्किल्स हेल फायर व्हिप, एब्जॉर्बिंग हेलो, टाइम मार्क, शैडो स्लेव, अथॉरिटी 1 स्टार, मॉन्स्टर क्रिएटर, मटेरियल स्टोरेज, ट्विस्टेड वेनम बैग, डीमन गॉड, स्पाइडर सिल्क। इस मोमेंट पर लू ने श्यावी के सर पर हाथ रखा और बोला, इस स्पाइडर के 8 पैर हैं, आज से इसका नाम श्यावा होगा।
वो हंसता हुआ बोला, शियाओ अपने साथी को देखो, नाम पसंद आया क्या? शियावी ने तुरंत से हिला दिया, क्लियरली उसको नाम पसंद आया था। तभी दरवाजे के बाहर से कोई आवाज आई। लू हैरान होकर सोचा अब कौन आ गया। वो जाके डोर खोलता है, सामने निंगजैन थी। वो फिर से उससे मिलने आई थी। निंगजैन, हेलो, मैं ही हूं। तुमने बाहर क्या हो रहा है देखा? क्या हो रहा है? निंग ने सस्पिशियस नजर से पूछा। हाँ, तुम्हें पता नहीं? और ये क्या, तुम इतना पसीना क्यों हो? लोग बोलते थे तुम जल्दी डर जाते हो, लगता है सही है। लू ने ऑकवर्डली नजर चुराकर बोला, वो मैं एक्सरसाइज कर रहा था। निंग ने कुछ अजीब नॉइजेस सुने। ओह, मुझे तो इधर कुछ वियर्ड साउंड्स आ रहे थे। लू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा। निंग सियान बेड के पास जाके चेक करने लगी, पर वहां कुछ भी नहीं था। उसने एक छोटा पेन निकाला और अपना सिर खुजाया। स्ट्रेंज, इन्फॉर्मर ने बोला था साउंड इसी बिल्डिंग से आ रहा था। उसने नोटिस नहीं किया कि एक छोटा बबल उसके बिल्कुल पीछे फ्लोट कर रहा था। जैसे ही निंग सियान ने पलटकर देखना चाहा, शियाओ भी तुरंत उसके हेड के पीछे हाइड हो गया और धीरे से उसके बैक की तरफ निकल गया। निंग सियान को बिल्कुल पता नहीं चला। रूम में घुसते वक्त उसको कुछ अनयूजुअल नहीं मिला। निंग सियान ने लू की तरफ देखा और फील हुआ कि वो शायद गलत समझ गई थी। सॉरी डिस्टर्ब किया शियाओ जी। लू ने हल्की सी शर्मिंदगी से अपना सर खुजाकर बोला, हाँ कोई बात नहीं, पुलिस के साथ कोऑपरेट करना भी सिटीजन का फर्ज होता है इन्वेस्टिगेशन के टाइम। निंगशियान ने चेयरफुल टोन में बोला, नेक्स्ट टाइम इतना हार्ड ट्रेनिंग मत करना, किसी गर्ल को पसीना वाली स्मेल पसंद नहीं होती। लू शर्मा कर थोड़ा साइड हो गया। याद रहेगा मिस निंग, उसने धीरे से बोला। निंगशियान ने हल्का सा वार्म स्माइल दिया और बोला, नॉट बैड, तुम्हें मेरी लास्ट नेम याद रही? निंग टेक्सिन जैसे ही गई, लू ने डोर जोर से बंद कर दिया और एक बड़ा सा साई निकाला। फाइनली चली गई, उसने अंदर ही अंदर सोचा। फिर उसने रूम के आसपास देखा, पर शाओची कहीं नहीं मिला। वो तुरंत बाहर भागा और शॉक हो गया जब देखा कि शाओची निंगशियान के पीछे पीछे काफी दूर तक चला गया था। लू जोर से चिल्ला पड़ा, अरे लंट, छोटे सांड, यहां वापस। सीन चेंज। ओटी ट्रोंग चाइनीज मार्केट। लू यहां किसी को ढूंढने आया था। जैसे ही वो अंदर घुसता है, उसको काउंटर पर एक बंदा दिखता है जो गेम खेलने में फुल बिजी था। वो बंदा बोले बिना नजर हटाए बोला, भाई देख लो आराम से, अगर कुछ पसंद आए तो चिल्लाना। लू ने सर हिला दिया और शॉप एक्सप्लोर करना शुरू किया। वहां आयरन केजेस में बहुत सारे क्यूट एनिमल्स लॉक्ड थे। उसके दिमाग में आया कि ओनर को फर्क नहीं पड़ेगा वो क्या कर रहा है। उसकी नजर एक क्यूट व्हाइट रैबिट पर पड़ गई। वो खुश हो गया और दिल ही दिल में बोला, बस तू ही सही है। लू ने हाथ आगे बढ़ाया, एक काला धुआं रैबिट को सराउंड कर गया। उसने एक रिचुअल जैसी लाइन बोली, सर्वेंट ऑफ शैडोज। वो काला स्मोक तुरंत सिजर्स की शेप में बदल गया और रैबिट के अराउंड घूम गया। रैबिट ने वो सिनिस्टर स्मोक का एट्रीब्यूट अब्सॉर्ब कर लिया और लू के सामने रिस्पेक्ट से बाव किया। लू की खुशी का तो कोई हिसाब नहीं था। कामयाब हो गया, उसने सोचा। इसका रीजन ये था कि आज आफ्टरनून उसको एक नया चीज पता चला था सिस्टम पैनल के थ्रू। उसको समझ आया कि इस स्पेशल स्किल की मदद से वो ह्यूमन लाइक सर्वेंट्स भी क्रिएट कर सकता है। ये बहुत ही यूजफुल था। ह्यूमन फॉर्म वाले सर्वेंट्स ना सस्पिशियस लगते, ना ही कल्ट से लिंक्ड होते। उनके पास कॉम्बैट पावर्स भी होती और नॉर्मल काम भी कर सकते हैं, लाइक बैक मसाज, कुकिंग, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे शैडो डीमन लीजन शाओ एनिमे में समन करता था। ये सब सोचकर उसने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सोचा, तो शैडो और लाइफ एनर्जी मिलेगी कहां से? बुरे लोग, एनिमल्स? फिर उसको याद आया कि बुरे लोग तो आर्मी और अवेकन लोगों के टारगेट ही रहते हैं, तो वो प्लान ड्रॉप कर दिया। प्रेजेंट में वापस आए। लू ने अपने हाथ में शैडो को देखा और सोचा, तो इसलिए मैं यहां एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट करने आया था और एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये काम करेगा। बस प्रॉब्लम यह है कि ये शैडो अभी ह्यूमन फॉर्म बनाने के लिए काफी स्ट्रांग नहीं है। तभी लू ने शॉपकीपर की तरफ देखा जो अभी भी गेम में घुसा हुआ था। बॉस, ये रैबिट का केज कितने का है? ओनर ने धीरे से मंबल किया, हाँ क्या चाहिए? लू ने केज की तरफ पॉइंट किया और बोला, इस केज में 13 रैबिट्स हैं, राइट? कितना का है? ओनर चलकर केजेस तक गया और बोला, इसमें 13 रैबिट्स हैं, हर एक 100 युआन। तुम जैसे बड़े कस्टमर के लिए 1200 में दे दूंगा। लू थोड़ा हिला, अरे इतना महंगा? ओनर ने शोल्डर्स उचकाए, महंगा क्या है, बाहर दुनिया में केओस चल रहा है, प्राइसेस नॉर्मल ही हैं। लू ने फिर पूछा, और वो बर्ड वाला केज और छोटा व्हाइट माउस कितने का है? ओनर की आंखें खिल गई, बड़ा कस्टमर लगता है, चलो सब ऐड कर देता हूं, टोटल पे 10% डिस्काउंट और फ्री डिलीवरी भी दे दूंगा, कैसा? लू को डील ठीक लगी, चलेगा। ओनर तुरंत मेटल केजेस की तरफ गया, काउंटिंग स्टार्ट की और बोला, वाह भाई, बड़े लकी हो तुम, मेरे बिग कस्टमर के साथ जा रहे हो, लाइफ एंजॉय करना। सीन लू के रूम में। जब लू एनिमल्स लेकर रूम आया तो कुछ ही देर में वो सब जमीन पर मरे हुए पड़े थे। लू बीच में खड़ा था, थोड़ा चक्कर सा आया पर होशियार था। उसने अंदर ही अंदर सोचा, ये तो फुल कर्मा क्रिएट हो गया, इतना तो सर्वेंट समन करने के लिए काफी होगा। फिर उसने हाथ उठाया, फेस पर टेंशन आई और उसके अराउंड फ्लेम्स इग्नाइट हो गईं। वो जोर से चिल्लाया,
कम आउट शैडो सर्वेंट्स। तुरंत उसके बनाए हुए शैडोज हिलने लगे। उनके अंदर हाथ, पैर और हेड्स ग्रो होने लगे, बिल्कुल लू के सामने। 3 ट्विस्टेड जिस्म धीरे धीरे फॉर्म ले रहे थे, ट्रेम्बल करते हुए। लू बोला, रुको, स्टेबल रहो, पहले मैं तुम्हारी स्ट्रक्चर चेक कर लूं। वो शैडोज बिल्कुल ब्लैक थे, सिर्फ 2 ब्राइट फ्लेम लाइक आइज चमक रही थीं, जो सिर्फ लू को देख रही थी। तभी अचानक लू का बॉडी फ्रीज हो गया। पूरे रूम का स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगा। अजीब कैरेक्टर्स हवा में जल के घूमने लगे। उसका बदन लगभग कोलैप्स हो रहा था, जैसे वो कोई डार्क वॉइड में गिर रहा हो। तभी एक सफेद सी डीमन गॉड सिस्टम की हाथ ने लू का हाथ टाइट पकड़ लिया। वो ब्राइट लाइट के नीचे अपीयर हुई, अननोन ऑरा डिटेक्ट किया, कंफर्म किया कि बहुत डेंजरस है और तुरंत एलिमिनेट कर दिया। डीमन गॉड सिस्टम ने लू को वापस खींच लिया। उसके पाम में ब्लू एनर्जी फ्लिकर कर रही थी, स्मोक के अंदर शाइन करते हुए। सिस्टम ने उन डार्क मासेस की तरफ पॉइंट किया और वो तुरंत ब्रेक होके टूट गए। उनके अंदर छुपे डीमंस चीखने लगे, व्रिगल करने लगे, पर कुछ ही सेकंड में वो सब डिसॉल्व हो गए और भाग गए। लू फाइनली संभला, सांस लेते हुए सोचा, ये कितना डेंजरस था, फिर से मेरी जान बचा ली। उसने आंखें फाड़कर बोला, मैं तो बस सर्वेंट के साथ कनेक्शन फील करना चाह रहा था, पर मैं खुद ही उनकी फूड बनने वाला था। वो नेमलेस एंटिटी मुझे एब्जॉर्ब करने वाली थी। सिस्टम ने आर्म्स क्रॉस करते हुए कहा, होस्ट, वो जो एग्जिस्टेंस था, हो सकता है अभी भी तुम पर नजर रखता हो, तो इसलिए प्लीज आगे से केयरलेस मत होना। किसी भी अननोन एनर्जी सोर्स से मर्ज मत होना, चाहे वो तुम्हें ही क्यों ना मिली हो। लू ने अपने ब्रोकन शैडो ग्रुप को देखकर पूछा, तो इसका मतलब हर एनर्जी टाइप के पीछे कोई अलग ओरिजिन, अलग एग्जिस्टेंस होता है? सिस्टम थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, ये इंफॉर्मेशन रिवील नहीं की जा सकती। उम्मीद है होस्ट जल्दी अपनी अथॉरिटी इंक्रीज करे। लू हल्का सा मुस्कुराया। लगता है अभी मैं इस दुनिया की सच्चाई जानने लायक ही नहीं हुआ। फिर उसने एक अलग डायरेक्शन में पॉइंट करके पूछा, तो अब मैं इनको सेफली टच कर सकता हूं, राइट? सिस्टम बोला, बिल्कुल ठीक, मारने और पावर सीज करने का पूरा हक होस्ट के पास ही है। ये सुन के लू खुद को स्टेबल किया और धीरे धीरे डीमंस की तरफ बढ़ा। उसने कहा, तुम लोग के पास क्या एबिलिटीज हैं, जल्दी दिखाओ। तुरंत अंधेरा इकट्ठा होकर एक अजीब सी शेप बना, फिर नीचे गिरकर बिल्कुल मडी सा पूल बन गया, सब कुछ क्लियरली लू के सामने। स्किल्स शो करने के बाद वो सारे डिमोनिक फोर्सेस एकदम वैनिश हो गए। लू स्लोली उन छोटे डाइंग क्रीचर्स के पास गया, उन्हें ध्यान से देखा और बोला, इनकी हाइडिंग एबिलिटी स्ट्रांग है और इनका एनर्जी फ्लक्चुएशन बहुत लो। फिर वो गुस्से में बोलता है, अटैक करो मुझे। अगली ही सेकंड 3 डार्क फिगर सोर्ड्स लेकर लूयू की तरफ दौड़ पड़े। लू बिल्कुल स्टिल खड़ा था डायरेक्शन जज करने के लिए। तभी उसके लेफ्ट फिंगर के आसपास एक ब्राइट स्वर्ल अपीयर हुआ। वही मोमेंट पे उसने फायर विप समन की और जोर से तीनों शैडोज पर मार दिया। वो तीनों दूर जाके पटक गए। एक तो विप की फ्लेम से बर्न भी हो गया, हैवी डैमेज लेते हुए। लू बोला, सर्वेंट्स ही हैं, कुछ 1000 युआन में इमॉर्टल नहीं बन सकते। हेल फायर भी ज्यादा देर नहीं टिकती। फिर एक शैडो पर लगी फ्लेम धीरे धीरे खुद ही काम हो गई। उसके दिमाग में कैलकुलेशन चलने लगी। बर्ड टाइप सर्वेंट अप्रॉक्स 1.2 कंप्लीट यूनिट्स, रैबिट टाइप सर्वेंट अप्रॉक्स 1.4 यूनिट्स। वो सोचता है, अगर टाइगर, लेपर्ड या बियर का शैडो यूज करूं तो पावर डेफिनेटली ज्यादा होगी, और अगर ह्यूमन शैडो यूज करूं क्या इंटेलिजेंस भी इंक्रीज हो जाएगी? क्यूरियोसिटी बढ़ रही थी। फिर वो साय करता है। सेम स्पीशीज का इस्तेमाल करना थोड़ा अजीब फील होता है। तब उसने देखा कि उसके बनाए शैडोज श्रिंक होना स्टार्ट कर रहे हैं। वो चौंक के बोला, अरे तुम छोटे होते जा रहे हो। शैडोज कंफ्यूज नजर आए, फिर धीरे धीरे घुटनों के बराबर हाइट में आ गए और फिर एक थिक काली पटल में मेल्ट होने लगे। उसने उनसे कहा, चलो आसपास जो भी अनयूजुअल सिचुएशन हो जाके एक्सप्लोर करो, कुछ मिले तो तुरंत रिपोर्ट करना। वो लोग इंस्टेंटली ब्लैक म्यूकस बनकर फ्लोर के अंदर एब्जॉर्ब हो गए, बिल्कुल साइलेंटली डिसअपीयर होते हुए। लू ने उन्हें जाते देखा और बोला, क्या ही कन्वीनियंट है, सोचा था उससे ज्यादा इंटेलिजेंट निकले। थकान महसूस होती हुई वो बेड पर लीन हो गया। अब उसके पास खुद को प्रोटेक्ट करने का पावर भी था, सर्वेंट्स भी थे जो असैसिनेशन या इंटेलिजेंस गैदरिंग कर सकते थे। लेकिन ये पावर मॉन्स्टर से आई थी और लू ने कभी कोई ट्रेनिंग या कल्टीवेशन नहीं किया था। पावर है पर यूज कैसे करना ये पता नहीं, वो सोचता है। फिर बोलता है, काश मुझे अवेकंड वर्ल्ड, कल्टीवेशन, मैजिक डिसिप्लिन्स, कुछ बेसिक नॉलेज मिल जाए। जो लोग अवेकंड हैं उनके पास पावर के साथ बहुत सारा सीक्रेट इन्फो भी होता है। अगर कुछ पता चल जाए तो मैं और मटेरियल्स गैदर कर सकता हूं। उसने सोचा, जाओ जियांग की टीम ठीक थी, पर वो 9th टियर तक की कैटेगरी ही रिप्रेजेंट करती हैं। मॉर्निंग स्टार लेवल या उसके आगे वाले एलीट्स अलग ही होते हैं। तभी सिस्टम की वॉइस आई, होस्ट, अगर अवेकंड वर्ल्ड के बारे में और जानना है तो ऑनलाइन क्यों नहीं पूछते? लू ने उलझन में पूछा, ऑनलाइन?
इंटरनेट पर तो हाफ न्यूज फेक होती हैं, क्या कुछ यूजफुल मिलेगा? सिस्टम ने कामली बोला, एक बार ट्राई करो तभी पता चलेगा। कुछ मिनट के बाद सिस्टम की इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए लू ने कंप्यूटर खोला और सर्च स्टार्ट किया। पढ़ते ही वो बोल पड़ा, अरे ये क्या शैलो टाइप क्वेश्चंस हैं? स्क्रीन पर लिखा हुआ था, क्या अवेकन्ड लोग अपनी लाइफ स्पैन बढ़ा सकते हैं? अवेकन्ड क्या खाना पसंद करते हैं? क्या कोई रियल ग्रैंड मास्टर एग्जिस्ट करता है? क्या अवेकन्ड के फोरम्स या सीक्रेट चैट रूम्स होते हैं? इनका वर्ल्ड इतना मिस्टीरियस क्यों है? क्या अवेकन्ड के बच्चे भी अवेकन्ड होते हैं? लू सोचने लग गया, मैं सोच भी नहीं सकता था कि लोग इतने डेस्परेट हैं अवेकन्ड वर्ल्ड के बारे में जानने के लिए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि लोग इतने डेस्परेट हैं अवेकन्ड वर्ल्ड के बारे में जानने के लिए। इन सब कुछ सर्च करने के बाद लू देख रहा था जब फाइनली उसके फ्रेंड का कॉल आया। कॉन्वर्सेशन फ्रेंड ने स्टार्ट की, फिर लू यू ने रिप्लाई दिया। नरेशन बिल्कुल उसी सीक्वेंस में चल रही थी जैसे उसका फ्रेंड लाउड कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा था कि पीएलएस जीनियस नाम का प्रोफाइल किसी हाई और माइटी अवेकन का ही हो सकता है, क्योंकि अवेकन लोग सिर्फ हाई क्लास चीजों के बारे में बात करते हैं, जैसे मॉन्स्टर्स कैसे स्ले करें। लू यू ने मन ही मन नोट किया कि उसका फ्रेंड बेट में आ चुका है, लेकिन तुरंत ही उसने कंप्लेन किया कि फ्रेंड की प्रोफाइल पर किसी भी फॉरम का कोई मेंशन ही नहीं है। फ्रेंड फ्रस्ट्रेट हो गया और बोला कि लू यू ने सीधा वहां हिट किया जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। उसने मान लिया कि अगर वो ऑलरेडी रैंक 2 होता तो कब का रजिस्टर कर चुका होता। फ्रेंड ने एक्सप्लेन किया कि उस फॉरम में एंट्री के लिए स्टेटस और पावर चाहिए होती है और कम से कम रैंक 2 अवेकेंड होना जरूरी होता है। पहले अपनी इन्फो सबमिट करो, फिर अकाउंट मिलता है जहां तुम पोस्ट भी कर सकते हो और हाई लेवल मटेरियल्स का ट्रेड भी। लू यू ने सोचा कि अगर वो अपनी इन्फो सबमिट करेगा तो सीधा मिलिट्री सर्वेलेंस के अंडर आ जाएगा, इसलिए उसने डिसाइड किया कि अकाउंट स्नाइप करना ही बेटर ऑप्शन है। फिर उसने मन ही मन कंप्लेन किया कि फ्रेंड रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा और डाउट हुआ कि कहीं उसने एक्ट समझ तो नहीं लिया, लेकिन खुद को कन्विंस किया कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि वो एक प्रो अवेकेंड था। थोड़ी देर बाद फ्रेंड ने एक्यूज किया कि लू यू हमेशा की तरह ही बात कर रहा है, बस थोड़ा स्कैमर टाइप साउंड कर रहा है, और डाउट किया कि क्या वो सच में अवेकेंड फॉरम पर है भी या नहीं। फ्रेंड ने इंसल्ट्स कंटिन्यू रखे और जस्टिफाई किया कि एक इंटेलेक्चुअल के लिए ये स्कैम नहीं होता, इसे आर्टिस्टिक एम्बेलिशमेंट कहते हैं। फ्रेंड ने अपना ब्लफ कॉल होने से मना नहीं किया और डेस्परेट हो गया कुछ रियल दिखाने के लिए। उसने बोला ध्यान से सुनो और नाइट मार्केट जाने का मेंशन किया, इंसिस्ट करते हुए कि वहां सिर्फ अवेकेंड लोग ही जा सकते हैं। वो और ब्रैक करने लगा, सिटी में किसी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में हिंट देते हुए, लेकिन कन्विंस करते करते उसकी बातें टुकड़ों में टूटने लगी। नरेशन आगे बढ़ी जब उसने सिर्फ एक इनविटेशन का कवर दिखाया और बोला कि ब्रैक तो कोई भी कर सकता है। उसने क्लेम किया कि उसे फेडरेशन बैंक्वेट का इनवाइट मिला है जहां उसे एक ब्यूटीफुल प्रिंसेस से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। उसने लू यू को ध्यान से देखने को बोला, वार्निंग के साथ कि ये 5 सेकंड्स में डिलीट हो जाएगा, और लास्ट लाइन बोली, गुड बाय टाली। लू यू ने तुरंत उसे ब्लॉक कर दिया। फ्रेंड ने गाली दी पर कॉल एंड हो चुकी थी। सीन नाइट में शिफ्ट हो गया जब लू यू नाइट मार्केट गैदरिंग की तरफ निकला। उसने एक अनयूजुअल मास्क पहना हुआ था, लेकिन उसके आसपास काफी लोग थे जिन्होंने डिफरेंट एनिमल्स जैसे मास्क पहने हुए थे। उसने सराउंडिंग्स देखे और सोचा कि उसे लगा था उसका आउटफिट कुछ स्पेशल होगा, पर यहाँ तो सब अलग ही वाइब में थे। पर लग रहा था जैसे सबके दिमाग में सेम आइडिया आया हो। चिकन मास्क, डॉग मास्क, मंकी मास्क हर जगह दिख रहे थे, और एक बंदा तो कैट मास्क पहने हुआ था। उसके आगे लाइन में खड़े लोग टिकट्स बुक करा रहे थे। तब लू यू ने नोटिस किया कि डोरमैन खुद रैंक 3 अवेकन था। ये देखकर उसे समझ आ गया कि थोड़ा सा ट्रिक यूज करना पड़ेगा। जैसे ही उसने अपनी बॉडी से ऑरा एक्टिवेट की, आगे खड़े दोनों लोग शॉक हो गए। उन्होंने फील किया जैसे सिर्फ उसे देखकर ही मर जाएंगे। वो कंप्लेन करने लगे कि ये तो नॉर्मल नाइट मार्केट होना चाहिए था, फिर यहाँ इतना टेरिफाइंग मॉन्स्टर क्यों आ गया। लू यू को तुरंत रियलाइज हुआ कि वो बस थोड़ा मिस्टीरियस दिखना चाहता था, लेकिन थोड़ा ज्यादा ही हो गया। अब सब लोग उसे घूर रहे थे। वो सिक्योरिटी गार्ड के पास गया और अपना इनविटेशन दिखाया। गार्ड ने 1 सेकंड में पहचान लिया और समझ गया कि ये भी नाइट मार्केट के लिए ही आया है। उसने तुरंत कहा, अंदर जाओ, वेट करने की कोई जरूरत नहीं। लू यू ने पूछा, लाइन में लगना नहीं पड़ेगा। गार्ड ऑलमोस्ट पैनिक मोड में बोला, आपको कैसे वेट करा सकते हैं, प्लीज सीधा अंदर जाइए। साथ ही बोला कि उनका बॉस बहुत हॉस्पिटेबल है और आपसे मिलकर खुश होगा। अंदर जाते हुए लू यू ने सोचा, स्ट्रांग होने का फायदा यह है कि डोरमैन भी जानता है किसको रिस्पेक्ट देनी है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसने सराउंडिंग्स देखे और सोचा, यही होता है असली नाइट मार्केट। एक बंदा जोर जोर से अपना माल बेच रहा था, बोल रहा था माउंटेन बोर की टस्क से डेडली वेपन्स बन सकते हैं। सीन बिल्कुल स्ट्रीट वेंडर जैसा कैजुअल लग रहा था। आगे उसने देखा एक आदमी दूसरे को वार्निंग दे रहा था, ज्यादा स्टेयर मत कर, बॉस गुस्सा हो जाएगा। लू यू आगे बढ़ता रहा। लोग उसके लिए साइड हो रहे थे, इससे उसे थोड़ा इंपॉर्टेंट फील हो रहा था, पर कोई भी उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वो सोचने लगा ऐसी सिचुएशन में अवेकेंड लोगों से इंटरैक्ट कैसे करे। तभी उसकी नजर एक स्टॉल पर पड़ी जहां सर्वाइवल रिलेटेड आइटम्स बिक रहे थे। हाउ टू सर्वाइव इन द वाइल्ड, अवेकेंड कल्टीवेशन टेक्निक्स और अवेकेंड बिगिनर्स के लिए नॉलेज बुक्स। उसने सोचा बिगिनर नॉलेज और लो लेवल कल्टीवेशन टेक्निक्स तो एग्जैक्टली वही चीज है जो उसे चाहिए, लेकिन उसने अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल किया और कूल रहने की एक्टिंग की। कैजुअल बनकर उसने एक पॉइजन की बोतल उठाई और सेलर से पूछा। सेलर ने एक्सप्लेन किया, इसका नाम 5 बरियल कॉप्स पॉइजन है,
उसने बताया कि ये पॉइजन 5 बरियल कॉप्स सीक्रेट टेक्निक से आता है, जो 5 घोस्ट ट्रांसपोर्ट रिचुअल पर बेस्ड है। ये टेक्निक उन लोगों को टारगेट करती है जो 5 तरह की अनजस्ट डेथ्स मरे हों: ब्लेड वुंड्स, ड्राउनिंग, बर्निंग, हैंगिंग और जिंदा दफन होना। बॉडीज को रिफाइन करके वेनमस कॉप्सेस बनाए जाते हैं। फिर सेंट कॉप्स सोसाइटी उनसे कॉप्स वेनम एक्सट्रैक्ट करके नया टॉक्सिन डेवलप करती है। सेलर ने जोर देकर बोला कि अगर पूरी बॉटल फोर्स करके पिला दी जाए तो मॉर्निंग स्टार लेवल के मॉन्स्टर्स भी बैडली इंजर्ड हो जाते हैं। उसने बोला कि 5 बरियल पॉप्स पॉइजन फ्लैश और ब्लड मॉन्स्टर्स के लिए एक्सट्रीम लीथल है। लू ने डिस्क्रिप्शन सुन के जज किया और उसे लगा कि पॉइजन काफी स्ट्रॉन्ग साउंड करता है, लेकिन रियल कॉम्बैट में मॉर्निंग स्टार मॉन्स्टर को पॉइजन करना सीधा मार देने से ज्यादा हेडेक लग रहा था। एंड में उसने डिसाइड किया कि आइटम डिसेंट है, पर अगर स्मेल मास्क ना हो सके तो बिल्कुल यूजलेस हो जाता है। उसने बोला कि बुक्स काफी यूजफुल लग रही हैं और सेलर को बोला उन्हें पैक कर दे। सेलर थोड़ा शॉक्ड हो गया और पूछा, क्या ये बुक्स घर के यंगर जनरेशन के लिए ले जा रहे हो? फिर थैंक यू बोलकर बोला कि टोटल 1 स्पिरिट कॉइन लगेगा। लू रुक गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, स्पिरिट कॉइन होता क्या है और दिखता कैसा है? सेलर ने एक्सप्लेन किया कि ये 13 हैंड रिटन कॉपीज हैं, काफी एनोटेशंस के साथ, और एक स्पिरिट कॉइन बिल्कुल वर्थ इट है। फिर भी लू कंफ्यूज ही रहा। पास खड़े 2 लोग आपस में हंसने लगे और बोले कि ये बंदा एक स्पिरिट कॉइन के लिए बार्गेनिंग कर रहा है, कितना कंजूस है। उन्होंने गेस किया शायद उसे बुक्स पसंद ही नहीं या फिर पैसे भूल गया होगा। एक ने बोला अगर पसंद नहीं थी तो पूरा लॉट लेने का ड्रामा क्यों? तभी एक मंकी मास्क पहने बंदा हंसा और सबको इडियट बोल दिया। एक आदमी गुस्सा हो गया और उससे कन्फ्रंट किया। मंकी मास्क वाले ने लू यू की तरफ पॉइंट करके बोला कि जो ब्लैक गॉज रोब लू यू पहने हैं पता नहीं कहां से लाया है, पर ये सेंट मास्क कर सकती है। उसने अक्यूज किया कि शायद लू यू कोई नॉर्मल बंदा है जो अवेकेंड वर्ल्ड में स्नीक कर रहा है। बाकी लोग शॉक्ड हो गए, क्या ये पॉसिबल है? मंकी मास्क बंदा और बोलता गया, अगर अपनी भलाई चाहता है तो रोब उतार दे, मैक्स टू मैक्स थोड़ा पीट कर नाइट मार्केट से बाहर फेंक देंगे, वरना आज लिम्स लूज करेगा या यहीं मर भी सकता है, और फिर डिसीजन उनके हाथ में भी नहीं रहेगा। लू खड़ा हुआ और डार्क एक्सप्रेशन के साथ पलटा। उसने कामली बोला कि उसे क्लियरली थ्रेटन किया जा रहा है। मंकी मास्क बंदा बोला, थ्रेट नहीं, बस ट्रुथ बोल रहा हूं। लू का फेस और डार्क हो गया। उसके दिमाग में एक ही लाइन थी, यू रेकलेस फूल। अगले ही सेकंड लू की ऑरा बर्स्ट हो गई। उसके शैडो सर्वेंट्स ने तुरंत मंकी मास्क वाले को उठाकर जमीन पर पटक दिया। पूरा क्राउड शॉक में चला गया। कुछ लोग हंसने लगे और बोले ये क्लूलेस रूकी था जो ज्यादा बोल रहा था। उन्होंने मजाक उड़ाया कि इसीलिए मंकी मास्क पहना था और अब मंकी जैसे मुंह के बल गिरा पड़ा है। मंकी मास्क बंदा दांत पीसने लगा और चिल्लाया कि वो शूजो का छोटा भाई है और धमकी दी कि उसका भाई सबको चीर देगा। उसने लू यू की तरफ उंगली दिखाकर फिर थ्रेटन करना चाहा। अगले ही पल लू यू के एक शैडो सर्वेंट ने उसकी उंगली काट दी। वो दर्द से कराह उठा। लू ने ठंडी आवाज में बस इतना कहा कि उसे उस आदमी की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई। गैदरिंग में मौजूद सब लोग ये सीन देखकर शॉक हो गए। लोग आपस में लू यू के बारे में बात करने लगे, ये सोचते हुए कि ये बंदा किस लेवल का मॉन्स्टर है। कुछ लोग उसे शैडो फील्ड भी बोलने लगे। सब मान गए कि इसकी स्ट्रेंथ को लाइटली लेना पॉसिबल ही नहीं है। ऊपर से ये शू फैमिली की भी जरा सी परवाह नहीं करता। मतलब शू फैमिली ने बिल्कुल गलत टारगेट चूज कर लिया था। तभी वही 2 लोग जो पहले लाइन में लू यू के आगे खड़े थे वापस आए। उनमें से एक बॉडीगार्ड था। उसने क्राउड को ऑर्डर दिया कि रास्ता दो। उसके बॉस ने सीन देखा और इंटरेस्ट के साथ बोला कि यहाँ एक शैडो अपीयर हुआ है। जब उन्हें रियलाइज हुआ कि ये एक्चुअली उस फैक्शन का बंदा है तो अटेंशन और ज्यादा बढ़ गई। फीमेल सेलर थोड़ी नर्वस हो गई और लू यू से पूछा कि उसे क्या चाहिए। उसने याद दिलाया कि ये सिर्फ कुछ हैंड कॉपीड वॉल्यूम्स हैं और अगर वो चाहे तो सब ले सकता है, लेकिन ऑकवर्ड होते हुए क्लैरिफाई भी किया कि इसमें उसका बॉडी इंक्लूड नहीं है। लू यू ने अंदर ही अंदर सोचा कि उस स्टील प्लेट जैसी फिजिक के साथ तो उसे वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सेलर कंफ्यूज्ड हो गई और पूछने लगी, स्टील प्लेट? लू यू ने एक आइटम निकाला और बोला, इससे पेमेंट कैसा रहेगा? जैसे ही उस लड़की ने देखा उसकी आंखें ग्रीड से चमक उठी। वो बोली, ये कंप्लीट ट्विस्टेड स्पाइडर वेनम सैक है। उसने एक्सप्लेन किया कि इतना फ्लॉलेस एक्सट्रैक्शन और स्पेशल सीक्रेट आर्ट बहुत रेयर होता है। यहाँ तक कि मॉर्निंग स्टार लेवल एक्सपर्ट्स भी एक इंटैक्ट वेनम सैक निकाल नहीं पाते। नॉर्मली इनकम्प्लीट वेनम सैक 10,000 स्पिरिट कॉइन्स में बिकता है और लास्ट ऑक्शन में एक काफी इंटैक्ट पीस 100,000 स्पिरिट कॉइन्स में गया था। लू यू शॉक में सोचने लगा, 1 स्टार के मटेरियल्स इतने महंगे? उसने रियलाइज किया कि उसकी एक्सट्रैक्शन एबिलिटी लिटरली गॉड लेवल है। उसने थ्रोट क्लियर किया और बोला कि वो इसी से पेमेंट करेगा। क्या ये इनफ होगा? सेलर ने तुरंत कहा कि ये सिर्फ इनफ नहीं बल्कि ज्यादा ही है। इतने प्राइस में बुक्स और सीक्रेट आर्ट देना तो अनफेयर हो जाएगा। उसने इंसिस्ट किया कि बुक्स की वैल्यू इतनी नहीं है और बोला कि बस 1 स्पिरिट कॉइन दे दो। लू यू अंदर ही अंदर इरिटेट हो गया। उसने सिर्फ इसलिए ये आइटम दिया क्योंकि उसके पास स्पिरिट कॉइन ही नहीं था। उसने सोचा कितनी जिद्दी मेलन हेड है। फिर थोड़ा हफ करते हुए बोला कि वो काफी अम्यूजिंग है, अभी के लिए ये रख ले, बाद में शायद वो कुछ और कंडीशंस रखे। ये सुन के लड़की और नर्वस हो गई और पूछने लगी कि अदर कंडीशंस का मतलब कहीं कुछ और तो नहीं, और ये भी बोल दिया कि वो सिर्फ अपनी एज के लोगों को पसंद करती है और वैसे काम सिर्फ उन्हीं के साथ करती है जिन्हें वो लाइक करती हो। लू यू ने तुरंत उसे रोका और अंदर ही अंदर सोचा कि ये अपने बॉडी पर जोक मारने में इतनी कॉन्फिडेंट कैसे हो सकती है। फिर लड़की ने अपना नाम बताया, शीशु चाउचिंग, एंड उसे अपना कॉन्टैक्ट और एड्रेस दे दिया। उसने कहा कि सिंस उसने वेनम सैक एक्सेप्ट कर लिया है, नोट सब लू यू के ही हैं। उसी मोमेंट गुजू वहां आ गया और बॉस लेवल स्वैग के साथ सबको साइड होने का ऑर्डर दे दिया। शाओचिंग ने रिस्पेक्ट के साथ कहा, गुजू जो सर, और वार्निंग दी कि
शू फैमिली के लोग आ चुके हैं। उसने एडवाइस दिया कि लू यू को नाइट मार्केट के सेंटर में चला जाना चाहिए, जहां नाइट मार्केट का बॉस होता है, क्योंकि वहां कोई भी ड्रामा करने की हिम्मत नहीं करेगा। लू यू ने कामली पूछा, शू फैमिली इतनी पावरफुल है क्या? शाओचिंग ने एक्सप्लेन किया कि उनका पेट्रियार्क ओल्ड मास्टर शू कई सालों से 9th टियर पर कल्टीवेट कर रहा है और उसे मॉर्निंग स्टार के बिल्कुल पास का पावर हाउस कहना गलत नहीं होगा। उसने लू यू को वार्न किया कि भले ही वो स्ट्रांग हो, पर शू फैमिली एक मेजर क्लैन है और अगर अभी नहीं गया तो पक्का फंस जाएगा। लू यू ने अंदर ही अंदर सोचा, बस 2 9th टियर अवेकेंड, इससे बिग फैमिली कहते हैं, और बिना रुके आगे चल दिया। शाओचिंग ने उसे रोकने की कोशिश की, पर लू यू के शैडो सर्वेंट ने उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। शाओचिंग घबरा गई और पैनिक में बोली, बिग ब्रदर प्लीज फाइट मत करो, पहले रिट्रीट करते हैं। लू यू ने इरिटेट होकर सोचा, मैं कब से इसका बिग ब्रदर बन गया? पिछले जन्म में ये कोई कैनाइन स्ट्रैटेजिस्ट थी क्या? उधर गुजो का छोटा भाई अपने बड़े भाई से रो रो कर बदला मांग रहा था, चिल्लाते हुए बोल रहा था कि लू यू ने उसका हाथ काट दिया और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। गुजो ने ठंडे टोन में कहा कि उसे बताने की जरूरत नहीं, उसे सब पता है। गुजो जैसे ही लू यू को पनिश करने के लिए आगे बढ़ा, अचानक रुक गया। उसने लू यू की ओवरवेलमिंग पावर और उसके पास खड़े शैडो सर्वेंट्स देख लिए। अगला सीन फुल शॉकर था। गुजो ने अपने ही भाई को गले से पकड़ा और एक ही झटके में नेक तोड़ दी, वहीं किल। फिर लाश लू यू के पैरों के सामने फेंकी और राजा के सामने झुकने जैसे घुटनों पर बैठ गया। कांपते हुए गुजो बोला कि वो अपने घर को डिसिप्लिन करने में फेल हो गया और उसके घर के बच्चे ने लू यू को ऑफेंड कर दिया। उसने कहा कि उसने खुद उसे एग्जीक्यूट कर दिया है और माफी मांगने लगा। लू यू बस कंफ्यूज खड़ा था, सोच रहा था ये क्या चल रहा है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल विलन स्क्रिप्ट जैसा नहीं है। लू यू चुप रहा। गुजो और ज्यादा नर्वस हो गया, सोचने लगा कहीं ये सेटिस्फाइड नहीं है क्या। गुजो ने तुरंत पैसे आगे बढ़ाए और बोला कि शू फैमिली एक्स्ट्रा 1000 स्पिरिट कॉइंस कॉम्पनसेट करने को रेडी है, बस बताओ कि आप ठीक है। उसने डेस्परेट टोन में बोला कि शू फैमिली का शैडो कटिंग लीनिएज को ऑफेंड करने का कोई इंटेंशन नहीं था। लू यू ने अंदर ही अंदर सोचा, शैडो कटिंग लीनिएज, ये भी कोई वीक क्लैन होगा कूज जैसा। उसे समझ आ गया कि शायद उसके शैडो सर्वेंट को उन लोगों ने गलत समझ लिया। उसने बस बोला, इसे एक लेसन समझ लो। गुजो ने तुरंत कहा कि वो लोग अभी निकल रहे हैं। लू यू ने हाथ हिलाकर जाने दिया और खुद वहां से चला गया। बाद में जोकर जैसे कपड़े पहने एक आदमी ने गुजो से पूछा कि उसने अपने भाई को क्यों मारा। गुजो डर के मारे कांप रहा था और बोला कि वो लोग ऑलमोस्ट ट्रैप हो गए थे। उसने कहा कि वो आदमी शैडो कटिंग लीनिएज से था। जोकर ने रिपीट किया, शैडो कटिंग लीनिएज। गुजो ने एक्सप्लेन किया कि ये लीनिएज शैडो एनर्जी यूज करके स्पेशल कॉर्प्सेस को रिचुअल के थ्रू शैडो सेंटिनल्स में बदल सकती है। बॉर्न असैसिन्स इनसेनली पावरफुल। उसने बताया कि स्कारलेट हैंड एक मैसिव असैसिन ऑर्गेनाइजेशन कई कंट्रीज और फेडरेशंस में फैला हुआ है, जो मॉर्निंग स्टार लेवल एक्सपर्ट्स तक को असैसिनेट कर सकता है, और उनके टॉप सर्कल 13 रेड मून्स में भी शैडो कटिंग लीनिएज के मॉन्स्टर्स शामिल हैं। गो ने एक्सप्लेन किया कि शैडो सेंटिनल्स को रिफाइन करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है और उस फैमिली के एलीट यूज भी मैक्स सिर्फ एक शैडो सेंटिनल रख पाते हैं। उसने याद किया कि आज सबसे पहली खबर जो उस तक पहुंची वो उसके बेटे के इंजर्ड होने की थी, लेकिन जो आदमी सामने था उसके पास पूरे 3 शैडो सेंटिनल्स थे और यहीं से उसका स्टेटस क्लियर हो गया। गू को लगा कि उनका टारगेट क्लियरली शू फैमिली ही थी और लकीली वो उस वक्त ट्रैवल पर था और पर्सनली घर के मैटर्स हैंडल कर रहा था। इस वजह से एक बड़ा डिजास्टर अवॉइड हो गया। उसके सर्वेंट ने उसकी तारीफ की और बोला कि फैमिली हेड का फोरसाइट वाकई नेक्स्ट लेवल है। अचानक गुजू जोर से चिल्लाया और बोला, अगर बाद में कोई और शू फैमिली के नाम का यूज करके लफड़ा करे तो? फिर उसने कहा, मेरे पास एक आइडिया है। उसने डिक्लेयर किया कि क्योंकि उसने अपने ही बेटे को मार दिया है, उसे गिल्ट हो रहा है, इसलिए वापस जाकर वो फैमिली हेड का पोस्ट छोड़ देगा और किसी और को दे देगा। सर्वेंट्स पैनिक हो गए और बोलने लगे, बिल्कुल नहीं, आपके बिना हम बर्बाद हो जाएंगे, फैमिली टूट जाएगी। दूसरी तरफ लू यू ने सिचुएशन को कामली ऑब्जर्व किया और सोचा कि इस पूरे ड्रामा के बाद भी कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं था। उसके मन में आया कि लड़का भाग गया, लड़ाई भी नहीं की, कम से कम थोड़ा एक्ट ही कर लेता। उसने फील किया कि शू फैमिली जैसी बेहमत क्लैन भी डर के भाग गई और ये सब उसकी ऑरा की वजह से हुआ। लू यू की ऑरा देखने के बाद जियाओचिंग फुल ऑन स्मिटन हो चुकी थी। तभी एक बॉडीगार्ड रिस्पेक्ट के साथ आया और बोला, माय लॉर्ड, नाइट मार्केट के बॉस आपसे मिलना चाहते हैं। लू यू ने कामली कहा, ठीक है। जियाओचिंग तुरंत बोल पड़ी, बिग शॉट के साथ मैं भी चलूंगी, और बिना रुके उसके साथ होली। जैसे जैसे लू आगे बढ़ रहा था, लोग धीरे धीरे विस्पर करने लगे, ये येलो रोब वाला बंदा बहुत मिस्टीरियस है, बोलता भी नहीं, फिर भी सीने पर प्रेशर फील हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत। किसी ने कहा, सिंपल नाइट मार्केट में ऐसा पावर हाउस होगा सोचा भी नहीं था। लोग बोलने लगे कि उसके अराउंड शैडो एनर्जी ब्लैक गॉस की तरह लिपटी हुई है, वो बिल्कुल लॉर्ड ऑफ द नाइट जैसा लग रहा था। येलो रोब के साथ वो और भी अनरियल लग रहा था। एक बंदे ने बोला, इसको येलो रोब किंग कह सकते हैं। सबने एग्री कर लिया। लू गाइस, कहानी को कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैंने इसके अलावा एक और सीरीज शुरू किया है और उसके पार्ट 7 आ चुके हैं। उस पर भी अपना प्यार जरूर दिखाना। अगर अच्छी नहीं लगी तो छोड़ देना और मुझे बताओ कि मैं और कौन सी मस्त वाली सीरीज पर वीडियोस बनाऊं, तो मैं उस पर काम करूंगा। टाइम वेस्ट करने से अच्छा तो चलो कहानी की तरफ चलते हैं। रियल लग रहा था। एक बंदे ने बोला, इसको येलो रोब किंग कह सकते हैं। सबने एग्री कर लिया।
लुयू को बॉस के पास ले जाया गया। जैसे ही वो अंदर गया, ली चैंग ने उसे केयरफुली ऑब्जर्व किया। लुयू ने अपना टाइम शेल्टर एक्टिवेट किया और उस शेल्टर से एक बी बाहर निकली। ली चैंग पर लुयू की ऑरा का प्रेशर आ गया। शैडो ने चैंग को कंप्लीटली एनगल्फ कर लिया। वो अपने बाल पकड़ के सोचने लगा कि वो क्या देख रहा है। उसे लगा जैसे कोई गोल्डन लोकस्ट आसमान को ढक रही हो, जो पास्ट और फ्यूचर दोनों को इग्नोर करके टाइम को ही निकल सकती हो। वो अंदर से पैनिक कर गया और सोचा, मुझे यहाँ से निकलना होगा। अचानक चैंग के मुंह से खून बहने लगा और उस खून से एक वॉर्म निकल आया। गोस्ट बेयर तुरंत बोला, मास्टर आप ठीक हो? गोस्ट बेयर गुस्से से भर गया और लुयू पर अटैक करने ही वाला था। चिल्लाते हुए अपना आउटरेज दिखाने लगा। तभी लियांग ने उसे रोका और बोला, बदतमीजी मत करो। गोस्ट बेयर कंफ्यूज था, लेकिन तुरंत रुक गया और बोला, मैं मास्टर का ऑर्डर फॉलो करता हूँ। ली चैंग ने फिर लुयू को फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया और बोला कि वो ली चैंग फेडरल स्पेशल डिवीजन से है और फुल रिस्पेक्ट के साथ रिपोर्ट कर रहा है। लियांग ने एक्सप्लेन किया कि कुछ पल पहले उसे गलती से लुयू की एक झलक दिख गई थी और होप कि वो बात दिल पर ना ली जाए। उसने कॉम्पनसेट करने के लिए कहा कि वो ट्रेजर की बिडिंग से कंप्लीटली बाहर रहेगा और जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास होगी सब शेयर करेगा। फिर एक और बंदा आया, नाम मांग। उसने नाइट मार्केट में सीनियर के आने का वेलकम किया। उसने बोला, सबको पता है कि थीव्स इस ट्रेजर के लिए आए हैं और अगर कोई अपडेट मिली तो वो तुरंत लुयू तक पहुंचा देगा। लू ने बस हेड नॉट किया। अंदर ही अंदर लुयू कंफ्यूज था। ये लोग किस ट्रेजर की बात कर रहे हैं और कोई सीधी लैंग्वेज में क्यों नहीं बोल रहा। उसे लग रहा था जैसे सब मान के चल रहे हैं कि उसे ऑलरेडी सब कुछ पता है और वो परफेक्ट टाइमिंग पे यहाँ आ गया हो। यांग ने क्यूरियोसिटी से शाओ किंग को देखा और पूछा, ये कौन है? लुयू ने कामली बोला कि वो उसके साथ आई है। यांग ने एक्सेप्ट कर लिया, पर सोचने लगा कि इतना बड़ा शॉट नाइट मार्केट में मिली एक लड़की को साथ ले आया और ट्रेजर वाली बात भी उससे छुपा नहीं रहा। उसे लगा शायद इस लड़की के पास कोई स्पेशल एबिलिटी हो, इसलिए उसने एक्स्ट्रा कॉशियस रहने का डिसाइड किया। सब एक टेबल पर बैठ गए। यांग ने एक्सप्लेन किया कि ये मैटर 1 महीने पहले स्टार्ट हुआ था, जब ह्यूमन आई थीव्स ने एक छोटा कैरावान लूट लिया था जो 6000 सेकंड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा था। शाओ किंग ने नाम सुनते ही रिएक्ट किया। यांग ने पूछा, क्या वो उन्हें जानती है? शाओ किंग ने बताया कि ह्यूमन आई थीव्स एक बहुत ही क्रूअल गैंग है, मोस्टली नॉन अवेकन क्रिमिनल्स का, जिनको एक ईवल गॉड का कल्टिस्ट लीड करता है। एक रिचुअल के थ्रू वो लोग मॉन्स्टर्स बन गए थे। उनके सर पर जगह जगह आंखें उगाई थी। हर एक आंख में इतनी खतरनाक पावर होती है जो कुछ अवेकनर्स के सीक्रेट टेक्निक्स के बराबर होती है। मॉन्स्टर बनने के बाद उनकी लाइफ स्पैन लंबी हो गई, पर साथ ही एक कर्स भी लग गया। वो सिर्फ तब जिंदा रह सकते हैं जब वो अपनी ही स्पीशीज की फ्रेश आंखें खाते रहें। अगर ऐसा ना करें तो उनकी आंखें और बॉडी धीरे धीरे सड़ने लगती है। जितनी ज्यादा ह्यूमन आइज वो कंज्यूम करते हैं, उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इसी वजह से वो टाउन्स पर रेड करते रहते हैं और ह्यूमैनिटी के स्वॉन एनिमीज बन चुके हैं। यांग ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा और बोला, ये ह्यूमन आई थीव्स मरने लायक ही हैं। उसने बताया कि उसके कई कैरावान्स उन पर अटैक हो चुके हैं। चीजें लूटना अलग बात है, पर लोगों की आंखें निकाल लेना जिंदगी बर्बाद कर देता है। ली चैंग ने भी अग्री किया और बोला कि इनको कंप्लीटली एक्सटर्मिनेट करना ही पड़ेगा। फिर ली चैंग ने सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई। इस बार जो माल चोरी हुआ था उसमें एक ड्रैगन एग भी था। ड्रैगन एग सुनते ही लुयू अंदर ही अंदर शॉक हो गया। उसने सोचा कि ये कितनी इंसेन चीज है, क्योंकि सबसे वीक ड्रैगन भी कम से कम 2 स्टार ग्रेड मटेरियल देता है। शाओ किंग ने डाउट में पूछा कि कोई कैरावान ड्रैगन एग लाया कैसे? क्या उन्होंने 2 अडल्ट ड्रैगन्स को मार दिया? उसने बताया कि उसने सुना है ड्रैगन्स अपनी औलाद को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। अगर कोई उनका एग चुराने की कोशिश करे तो सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं बल्कि पूरा ग्रुप ऑफ अडल्ट ड्रैगन्स अटैक कर देता है। लियांग ने क्लियर किया कि ये प्योर ड्रैगन एग नहीं था, बल्कि मेल ड्रैगन और किसी और क्रीचर का हाइब्रिड था। शाओ किंग ने इसका मतलब निकाला कि ये एक हाफ ब्लड ड्रैगन है, जिसको प्योर ब्लड ड्रैगन्स डिस्क्रिमिनेट करते हैं। लियांग ने वॉर्न किया, हाइब्रिड को अंडर एस्टिमेट मत करो। उसने बताया कि उसका फादर रेडिएंट मून रैंक ड्रैगन था। उसने आगे कहा कि जब उसने थोड़ी देर पहले लुयू को टेस्ट किया था, तब उसने मैनिफेस्टेड फिनोमिनन फील किया था, और ऐसा ट्रेजर सिर्फ रेडिएंट मून रैंक के लोगों के लायक होता है, जैसे लुयू। शाओ किंग पूरा शॉक हो गई। रेडिएंट मून रैंक, जो मॉर्निंग स्टार से भी ऊपर होता है। उसके दिमाग में तुरंत वो गोल्डन लोकस्ट्स आ गए। उसने सोचा, ये वही बिग शॉट है जिसने मेरी हैंड रिटन कॉपी को ट्विस्टेड स्पाइडर वेनम के बदले खरीदा था, जो 10,000 स्पिरिट कॉइंस की थी, और इतनी पावर। उसे लगने लगा कि ये सब बिल्कुल नॉवेल्स वाले चांस एनकाउंटर जैसा है। शायद ये उसकी किस्मत हो, एक डेस्टिन्ड बेनिफैक्टर जो उसे लाइफ के पीक तक ले जाए। लियांग ने आगे बताया कि कैरावान ने जब ड्रैगन एग देखा तो वो बिल्कुल अनगार्डेड था, इसलिए उन्होंने रिस्क लेकर ट्रांसपोर्ट कर दिया। लेकिन बदकिस्मती से रास्ते में उनका एनकाउंटर ह्यूमन आई थीव से हो गया। सिर्फ एक बंदा जिंदा बचा, जिसके आईज निकाल लिए गए थे। उसने डेथ फेक करके सर्वाइव किया, सिर्फ इसलिए ताकि ये इन्फो स्प्रेड कर सके, ताकि कोई स्ट्रॉन्ग बंदा आए और उन थीव्स को खत्म करे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ह्यूमन आई थीव्स काफी टाइम से छुपे हुए थे और रिसेंट में ह्यूमन आईज हंट भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो सिर्फ फ्रेश आइस खाते हैं। लियांग को डाउट हुआ कि वो भूखे कैसे सर्वाइव कर रहे हैं।
उसे लगा कि कोई अंदर का आदमी मोल सीक्रेटली उन्हें सप्लाई कर रहा है। इसी वजह से वो नाइट मार्केट आया था, म्यांग से नियर बाय सिटीज में मिसिंग पर्संस के केसेस के बारे में पूछने। लू यू ने सोचा अगर ये ड्रैगन एग मेरे हाथ लग गया तो कम से कम एक मॉर्निंग स्टार ग्रेड मॉन्स्टर मिलेगा जिसको राइड भी किया जा सकता है। उसने पूछा उनकी टोटल स्ट्रेंथ कितनी है। लियांग ने बताया कि ह्यूमन आई थीव्स 100 से ज्यादा है। उनका लीडर हजारों आइस खा चुका है और अराउंड मॉर्निंग स्टार लेवल का है, एक्सट्रीमली डेंजरस। पर उसने ये भी कहा कि मॉर्निंग स्टार लूयू के लिए कुछ खास नहीं है। काफी अवेकनर्स को इस ट्रेजर के बारे में पता चल चुका है, लेकिन ज्यादा लोग सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक्शन लेने वाले बहुत कम हैं और लूयू जैसे लेवल का बंदा यहाँ दिखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लूयू ने अंदर ही अंदर सोचा ये लोग मुझे किस लेवल का समझ रहे हैं, क्या ये सोच रहे हैं कि वो भी मॉर्निंग स्टार है। उसने रियलाइज किया कि ली चैंग का फ्रेंडली बिहेवियर सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है। अगर उसे उसकी रियल स्ट्रेंथ पता चल जाए तो शायद वही बंदा उसे मारने की कोशिश करे। लियांग थोड़ा इमोशनल हो गया और बोला कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बैडली डैमेज्ड है। वो ड्रैगन एग को किसी ऐसे ट्रेजर के बदले एक्सचेंज करना चाहता था जो उसका बॉटल नेक तोड़ सके। उसने कहा मैं 200 ईयर्स का हो चुका हूँ, शायद एंड के करीब हूँ। घोस्ट बियर ने उसे होप दी, बोला वो ब्रेक थ्रू करेगा और वो खुद ट्रेजर्स ढूंढता रहेगा। लियांग ने बिटर स्माइल के साथ कहा कि लो लेवल लॉन्जेविटी ट्रेजर्स उसके किसी काम के नहीं और हाई लेवल ट्रेजर्स मॉन्स्टर्स गार्ड करते हैं, जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। उसने मान लिया कि उसका कॉन्फिडेंस टूट चुका है। तब लूयू ने पूछा तुमने अभी क्या कहा, और लियांग ने एक डीप लाइन बोली, जहां कुछ नहीं होता वहां से कुछ जन्म लेता है और जहां मुश्किल होती है वहां कोई सेज पैदा होता है। लूयू ने ये बात एक गिफ्ट की तरह बोली। ली चैंग शॉक हो गया, जैसे उसे सच में कुछ मिल गया हो। उसने वही लाइन दोबारा रिपीट की, थोड़ा सीरियस फेस के साथ, जहां कुछ नहीं होता वहां से कुछ पैदा होता है, जहां मुश्किल होती है वहीं से रास्ता निकलता है। अचानक ली चैंग चिल्लाने लगा। वो बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो गया, रो रहा था, चिल्ला रहा था, जैसे दिमाग स्नैप कर गया हो। घोस्ट बियर उसे शांत करने की कोशिश करने लगा। घोस्ट बियर गुस्से में लूयू की तरफ मुड़ा और बोला तुमने मेरे मास्टर के साथ क्या किया। लूयू बाहर से बस हल्की सी हंसी हंसा, लेकिन अंदर से पैनिक हो गया। उसने सोचा भाई मैंने तो बस एक नॉर्मल कंफर्टिंग लाइन बोली थी, इतना सीन कैसे हो गया। उसे अजीब लगा कि फर्स्ट ईयर सिटीज इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली हैं, फिर भी ये बंदा मैकेनिकल इमोर्टैलिटी या क्वांटम इमोर्टैलिटी के पीछे नहीं गया, बस लॉन्जेविटी ट्रेजर्स ही ढूंढता रहा। तब अचानक ली चैंग बिल्कुल काम हो गया। उसकी बॉडी से पॉजिटिव एनर्जी की वेव निकली। उसने आंखें बंद करके कहा नथिंगनेस से एग्जिस्टेंस आता है, डिफिकल्टी से ईज, यिन और यांग साइकिल में घूमते रहते हैं। अब मुझे सब समझ आ गया। उसकी एनर्जी पूरे एरिया में फैल गई। शाओचिंग एक्साइटमेंट में बोल उठी ये एनलाइटनमेंट है, मैंने बुक्स में पढ़ा है। ली चैंग ने अपना शक्ल तोड़ दिया। लूयू ने सीन देखा और सोचा ठीक है अगर ये एनलाइटेंड हो गया तो गुड, पर एग्जैक्टली समझा क्या इसने। उसे थोड़ा इरिटेशन भी हुई। उसने पूरी दाओ दे जिंग पढ़ रखी थी, फिर भी इमॉर्टल नहीं बना और ये बंदा एक लाइन सुन के ब्रेक थ्रू कर गया। एनर्जी वेव मार्केट से बाहर तक चली गई। स्ट्रीट के लोग रुक गए, फोटोज और वीडियोस बनाने लगे। कोई बोल रहा था ट्रेजर अपीयर हो रहा है, कोई सोच रहा था ये क्लिप उस बंदे को भेजूंगा जिसने मुझे ब्लॉक किया था। घोस्ट बियर इमोशनल हो गया। वो लूयू के पैरों में गिर गया और बोला मैंने आपको गलत समझा, मैं अंधा था, जो पनिशमेंट देनी हो दे दीजिए। लूयू ने बस हाथ उठा के कहा बस इनफ। ली चैंग ने सिंसियरली थैंक यू और बोला आपकी डेप्थ की कोई लिमिट नहीं, आपने मेरा यिन यांग रिचुअल एक पल में समझ लिया। आप नहीं होते तो मैं कभी मिड मॉर्निंग स्टार रैंक तक नहीं पहुंच पाता। लूयू अंदर से सोच रहा था ये रिचुअल एसेंशन क्या होता है भाई, इस दुनिया में हर चीज के साथ अजीब जार्गन क्यों अटैच्ड है। पर उसने सिर्फ इतना बोला मैंने बस एक सिंपल सजेशन दिया था। ली चैंग इमोशनल हो गया और बोला अगर ऐसे सजेशंस आपसे मिलते रहे तो मैं जिंदगी भर आपके साथ रहने को तैयार हूँ। लूयू ने मन ही मन बोला नो भाई, 200 साल के अंकल के साथ लाइफ टाइम नहीं बितानी। तब सबने नोटिस किया कि सुबह होने वाली है। लूयू ने कहा डॉन होने वाली है, मुझे वापस निकलना चाहिए। ली चैंग ने ऑफर किया कि वो उसे आगे तक एस्कॉर्ट करेगा, लेकिन लूयू ने मना कर दिया। ली चैंग ने बात समझ ली और साइड हो गया। फिर लूयू ने कहा कि एक जूनियर है जिसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और लियांग से उसका कार्ड मांगा। लियांग ने बोला कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा उस जूनियर का ख्याल रखने की। यांग ने भी ऐड किया कि जब भी लूयू को जरूरत हो वो अपनी छोटी सी स्ट्रेंथ देने के लिए रेडी है। शियाओ किंग ने याद दिलाया कि उस पर अभी भी 99,999 स्पिरिट कॉइन्स उधार हैं और बोला कि जब भी बुलाएगा तुरंत आ जाएगी। लूयू ने मन ही मन सोचा कि इसके हाउस कॉल्स कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं। लू जाने की तैयारी करने लगा और तीनों ने उसे गुड बाय कहा। वो घर वापस आया, मास्क निकाला, कॉस्ट्यूम चेंज किया और आराम से सोफा पर बैठ गया। उसने सोचा कि उसने एक और डिस्गाइज बिल्कुल परफेक्ट एग्जीक्यूट कर दिया। उसे लगा अगर वो एक्टिंग फील्ड में फिल्म किंग ना बना तो उसका टैलेंट वेस्ट हो जाएगा। उसने माना कि पर्दे के पीछे से एक पावरफुल पर्सोना बनाना लोगों को इंटिमिडेट करने के लिए काफी इफेक्टिव है। उसी मोमेंट उसने डिसाइड किया कि वो लू अवेकनर्स की दुनिया में जूनियर के रूप में एंट्री करेगा ताकि कोई भी उसकी आइडेंटिटी पर डाउट ना करे। उसने खुद को याद दिलाया कि बस सही वक्त का वेट करना है और मन ही मन बोला अब गेम स्टार्ट होगा। उसने अपने 3 शैडो सर्वेंट्स को समन किया और ऑर्डर दिया कि तुरंत पूरे शहर में पेट्रोल शुरू करो।
उसने एक्सप्लेन किया कि आई थीव्स को फ्रेश आंखों की जरूरत होती है, इसीलिए वो उन्हें ज्यादा दूर तक ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। इसीलिए अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग या आई थीव्स का कोई भी क्लू मिले तो तुरंत रिपोर्ट करो। तीनों सर्वेंट्स लिक्विड जैसे फॉर्म में बदले और गायब हो गए। लू ने एक बुक उठाई और पढ़ना शुरू किया जिसमें अवेकनर सिस्टम काम कैसे करता है ये एक्सप्लेन था। जैसे जैसे वो पढ़ रहा था उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ती जा रही थी। लू यूं सोफा पर बैठकर बुक पढ़ने लगा जिसमें लिखा था कि स्पिरिचुअलिटी सोल, बॉडी और माइंड की कंबाइंड पावर होती है और वही अवेकनर की असली स्ट्रेंथ का सोर्स होती है। बुक में लिखा था कि स्पिरिचुअलिटी दुनिया की हर चीज में होती है, एक छोटी सी घास की पत्ती में भी, बस डिफरेंस अमाउंट का होता है। सिर्फ तभी कोई अवेकनर बनता है जब स्पिरिचुअलिटी एक सर्टेन लेवल क्रॉस कर ले। इसीलिए स्कूल्स में स्पेशल इक्विपमेंट होता है जो स्पिरिचुअलिटी मेजर करता है ताकि नए अवेकनर्स तुरंत आइडेंटिफाई हो जाएं। लू ने समझा कि अगर वो बस स्कूल में पेशेंटली वेट करे तो वो खुद ब खुद अवेकनर के रूप में पहचान लिया जाएगा। वो आगे बढ़ते हुए समझ गया कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग मेथड एक ह्यूमन एंसेस्टर ने इन्वेंट किया था जिसने रिचुअल्स बनाए थे जो स्पिरिचुअलिटी को बूस्ट करते हैं और अवेकनर्स को हायर रेल्म्स तक ले जाते हैं। बुक ये भी बताती है कि इसी डेवलपमेंट की वजह से ह्यूमंस के पास इतने सारे पावर हाउसेज आए और वो प्रे सिरे हंटर बन गए। हर सीक्रेट आर्ट का कोर एक रिचुअल होता है और वही डिसाइड करता है कि कोई कल्टीवेशन मेथड प्रैक्टिस हो पाएगा या नहीं। हर रिचुअल के सेंटर में होता है विजुअलाइजेशन। जितनी पावरफुल और कॉम्प्लेक्स इमेज तुम इमेजिन करते हो उतना ही स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग इफेक्ट मिलता है। विजुअलाइजेशन के थ्रू अवेकनर्स अपनी स्पिरिचुअलिटी को रिफाइन करके एक सिंगल पॉइंट ऑफ लाइट में फोकस करते हैं जिससे मॉर्निंग स्टार लेवल अचीव होता है। उस स्पार्क को एक्सपैंड करके और इल्यूजन और रियलिटी के बीच का गेट तोड़कर वो रेडिएंट मून बन जाते हैं और आगे चलकर अपना एक फैंटम कंडेंस कर लेते हैं जो उनके यूज के लिए होता है। आगे बढ़कर लूयू को पता चला कि बिगिनर्स को बहुत ज्यादा हाई एम करने से मना किया जाता है। सन या मून को विजुअलाइज करना एक न्यूली अवेकेंड सोल के लिए बहुत हार्श होता है और सीरियस डैमेज या इवन डेथ तक हो सकती है। किसी टॉप मैजिकल बीस्ट या इविल गॉड को फोकस बनाना भी इक्वली डेंजरस होता है। ये समझकर उसे फाइनली क्लियर हो गया कि ऐसे बींग्स को डायरेक्टली क्यों नहीं देखा जा सकता और ये मैटर इतना सीरियस क्यों है। फ्रस्ट्रेशन में आकर उसने बुक जमीन पर फेंक दी और सोचने लगा कि आखिर रिचुअल और विजुअलाइजेशन डायग्राम मिलेगा कहां से। उसने ओरिजिनल वर्जन को बस ऊपर से स्किम किया और नोटिस किया कि उसका विजुअलाइजेशन मेथड टेक्निक्स के बीच इतना बड़ा गैप क्रिएट करता है जैसे फर्स्ट जनरेशन फोन को 6th जनरेशन फोन से कंपेयर करना। लू ने दूसरी बुक खोली और रियलाइज किया कि अगला विजुअलाइजेशन डायग्राम काफी बेसिक था। सोचा उससे ज्यादा मुश्किल होगा लेकिन सिंपल निकला। उसने नोट किया कि टेक्निक्स के बीच का गैप बिल्कुल उस डिफरेंस जैसा था जैसे पुराने डिवाइसेस और 3rd जनरेशन स्मार्टफोन्स के बीच होता है। फिर भी उसने समझा कि सबसे बेसिक स्पिरिचुअल अवेकनिंग मेथड भी अपने एडवांटेजेस के साथ आती है। फर्स्ट रिचुअल के लिए ये मेथड स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी रखता था, मतलब बाद में जब वो और सीखेगा तो इजीली बेटर सीक्रेट रिचुअल स्विच कर सकता था। बुक ये भी बताती है कि ये मेथड हायर पाथ्स ब्लॉक करता है, रीजंस अननोन और सिर्फ मॉर्निंग स्टार तक प्रोग्रेशन अलाउ करता है। कंटेंट काफी फ्रैगमेंटेड था, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन इंटेंशनली हायर लेवल्स छुपाना चाहती हो। लू को समझ नहीं आया क्यों ये किया गया, लेकिन ये मिस्ट्री उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ा रही थी। उसने सोचा कि क्या ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग मेथड प्रैक्टिस करें या नहीं। थोड़ा टाइम के लिए मेथड यूज करना डिसाइड किया। क्वालिटी क्वांटिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, लेकिन मेथड कोई भी विजुअलाइजेशन एक्सेप्ट करता था, इसलिए लू अनश्योर था कि कौन सा टारगेट चूज करे। उसने नोट किया कि लिटिल 7 और लिटिल 8 मॉर्निंग स्टार ग्रेट फैमिलियर्स हो सकते हैं जो उसने क्रिएट किए थे। ये सेफली यूज हो सकते हैं, लेकिन पोटेंशियल लिमिटेड था। एक मोमेंट के लिए उसने सुप्रीम लॉ वील्डिंग इविल गॉड को फोकस बनाने का आइडिया सोचा, लेकिन तुरंत ही डिसमिस कर दिया मेंटल इन्वेजन से बचने के लिए। उसने रियलाइज किया कि रिचुअल एंकर करने के लिए एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल या इमेज चाहिए। लॉर्ड बुद्धा का इमेज सोचकर लू को अचानक एक ऑरा का एहसास हुआ, लेकिन वो फीलिंग जल्दी ही फेड हो गई। उसने समझा कि सिर्फ दिमाग में बनाए गए विजुअल्स रिचुअल्स के लिए काम नहीं करेंगे। फिर उसने अपने थॉट्स रीसेट किए और रियलाइज किया कि बिना किसी रियल पावरफुल टारगेट के विजुअलाइजेशन में वो एंडलेस लूप में फंस जाएगा। तभी शियाओ किंग खुशी से उसके पास फ्लोट करती हुई आई, लेकिन लू ने इरिटेट होके उसे दूर धक्का दिया। बोला कि उसके पास इंटरप्शंस के लिए टाइम नहीं है। शियाओ किंग साइड में ड्रिफ्ट हुई और लू ने उसके बॉडी पर पैटर्न्स नोटिस किए। उसने समझा कि फियर बलून का पैटर्न सिर्फ इसलिए काम कर रहा था क्योंकि उसने खुद क्रिएट किया था। लू ने कंक्लूड किया कि उसको एक ऐसा विजुअलाइजेशन टारगेट चाहिए जो स्ट्रांग हो, कंटिन्यूसली ग्रो कर सके और गारंटीड सेफ हो। ये रियलाइज करते ही उसने डिसाइड किया कि सबसे सूटेबल टारगेट खुद उसका खुद है। लू मेडिटेशन में सेटल्ड हुआ, पूरी फोकस के साथ प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करते हुए और आंखें बंद करके विजुअलाइजेशन स्टार्ट की। एक पावरफुल ऑरा उसके बॉडी से फ्लो होने लगा। जब फाइनली उसने आंखें खोली तो कॉर्नर्स में हल्का सा डार्क सर्कल्स नजर आए और एक्सप्रेशन वीक लग रहा था। उसने नोट किया कि प्रोग्रेस थोड़ी स्लो है और विजुअलाइजेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। उसने समझा कि विजुअलाइजेशन फास्टर होना चाहिए, लेकिन रशिंग से हार्म होगा, प्रिसिजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
सपोर्ट के लिए उसने अपने पास रखी छोटी बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स खोली और मैजिक पावर से हर स्पिरिट कॉइन अपने हाथ में लिफ्ट किया। उसने याद किया कि स्पिरिट कॉइन्स का नॉलेज मिनरल्स और स्पिरिचुअल एसेंस वाले मटेरियल से आता है और ये रिचुअल मटेरियल्स के लिए यूज हो सकते हैं। ये अवेकनर के कंज्यूम किए गए स्पिरिचुअल एसेंस को रिप्लेनिश कर सकते हैं या थोड़ा और बढ़ा भी सकते हैं। क्योंकि पहले से ही कल्टीवेशन में काफी स्पिरिचुअल एसेंस कंज्यूम हुआ था, लू ने डिसाइड किया कि वो सारे स्पिरिट कॉइन्स एक साथ यूज करेगा। फिस्ट क्लेंच करते हुए लू ने विजुअलाइजेशन दोबारा शुरू की। इस बार उसके बॉडी से ब्लैक ऑरा उठा। कई घंटों के बाद फाइनली उसकी विजुअलाइजेशन कंप्लीट हुई और उसके दिमाग में एक पावरफुल बॉडी का इमेज उभरा। उसने तुरंत अपनी सक्सेस को रिकॉग्नाइज किया। एक नोटिफिकेशन आई जो पूछ रही थी कि कोई विजुअलाइज कर रहा है और क्या बैकलैश हो सकता है। प्रोजेक्शन में रियल एबिलिटीज लग रही थी, लेकिन उसने समझा कि वो कभी भी कोई फॉर्म चूज नहीं करेगा जो उसको हार्म कर सके और ये अनरीजनेबल होगा अगर खुद को रिस्क में डाले। एक और राउंड विजुअलाइजेशन कंटिन्यू करते हुए उसने एक पावरफुल फिगर का इमेज देखा और 2 फियर बलून्स अपीयर हुए। उसने रिकॉग्नाइज किया कि ये रीजनल विजुअलाइजेशन डायग्राम है जिसे हैंड ऑफ केओस के नाम से जाना जाता है। एक व्हाइट लाइट फॉर्म हुई जिसे उसने फियर बलून और अनबॉर्न फियर बलून आइडेंटिफाई किया। उसने देखा कि उसने अपनी मेहनत से एक पूरा वर्ल्ड विजुअलाइज कर लिया है। उसने रियलाइज किया कि केओस उसके डीमन गॉड का पार्ट है और उसने डीमन गॉड के हेड को इंक्लूड करते हुए सारे रीजन्स अनलॉक करने का पॉसिबिलिटी देखा। इस रियलाइजेशन के साथ उसने समझा कि उसने एक एपिफनी एक्सपीरियंस की, बिल्कुल ली चंगेन जैसा। इस इनसाइट को कैरी करते हुए उसने अवेकनिंग रैंक चैंट करना शुरू किया। जैसे ही चैंटिंग फिनिश हुई उसकी बॉडी से पावरफुल ऑरा इरप्ट हुई। अवेकनिंग रैंक 9 पर उसने महसूस किया कि कोई इनविजिबल फोर्स उसको रोक रही है। हालांकि उसने समझा कि ये शैकल नहीं है, लेकिन उसने रिकॉग्नाइज किया कि उसका फाउंडेशन अभी भी अनस्टेबल है और उसके बॉडी ने नेचुरल प्रोटेक्शन फॉर्म कर लिया है। उसने समझा कि अगर वो जल्दी ब्रेक थ्रू करेगा तो कोई डेंजरस चीज हो सकती है। इसी मोमेंट उसका शैडो सर्वेंट ग्राउंड से राइज करने लगा और लू ने सोचा कि क्या उसने नेसेसरी इंटेल ऑलरेडी रिसीव कर लिया जब वो उसके साइड में इमर्ज हुआ। लू अपने शैडो सर्वेंट्स के साथ बाहर निकला। पूरा सीन ऐसा लग रहा था जैसे कोई ड्रामेटिक मूवी का एंट्री शॉट हो। शैडो सर्वेंट्स पीछे पीछे चल रहे थे, बिल्कुल ओवरपावर्ड बॉडीगार्ड्स की तरह। रास्ते में उसकी नजर एक और हिडन कैमरा पर पड़ी जो उस पर स्पाई कर रहा था। वो अभी आंख घुमाता भी नहीं, उससे पहले ही शैडो सर्वेंट्स ने कैमरे को ऐसे तोड़ दिया जैसे कोई गेमर स्टेल्थ मिशन स्पीड रन कर रहा हो और मिशन फेल हो गया हो। लू ने सोचा सिटी के कंस्ट्रक्शन वाले भी कमाल है, रात भर काम करते रहते हैं। आज कैमरा टूटा, कल सुबह नया लगा हुआ, बिल्कुल डेली साइड क्वेस्ट की तरह। पहले वो इस बात पर कंप्लेन करता था, लेकिन जब उसने इमेजिन किया कि अगर खुद उसे रिपेयर करना पड़े तो उसे समझ आ गया कि वो एक कैमरा भी ठीक करने में आलस कर देगा। उसने एक शैडो सर्वेंट से पूछा, ह्यूमन ट्रैफिकर्स किधर छुपे हैं? शैडो सर्वेंट ने सीधा आगे उंगली दिखा दी, बिल्कुल एटीट्यूड वाले जीपीएस की तरह, जैसे बोल रहा हो राउट कैलकुलेट हो चुका है, बस अब बकचोदी मत करना। लू यू को रियलाइज हुआ कि अंदर बच्चे बंद हैं, बच्चे जो नेचुरली इनोसेंट होते हैं, जिन्हें अभी गुड और इविल का पूरा सेंस भी नहीं होता, और यही उनकी सबसे बड़ी वीकनेस होती है। उनकी प्योरिटी को इजीली मैलिस से भर दिया जाता है और सैक्रिफाइसेस के लिए यूज किया जाता है। यह सोचकर लू का दिमाग गर्म हो गया। इतना गिर चुके थे ये लोग कि बच्चों को उठा रहे थे, उनकी आंखें तक निकाल रहे थे। लू के लिए ये लोग सिर्फ स्कम नहीं थे, ये स्कम के भी फाइनल बॉस थे, डेड। उसने डिसाइड कर लिया इस बार बिल्कुल भी सॉफ्ट प्ले नहीं होगा। आज इनके शैडोज सीधा रिप होंगे, बिल्कुल वैसे जैसे कोई गेमर डिसाइड करता है कि अब एनपीसी विलेंस के साथ मर्सी नहीं। लू यू को एक बात और अजीब लगी, इतने बच्चे मिसिंग हो रहे हैं फिर भी सिटी में इतना बड़ा कियोस्क क्यों नहीं मचा? लोगों को नोटिस तो करना चाहिए था। उसके दिमाग में एक और थॉट आया, ये लोग होमलेस एडल्ट्स को भी टारगेट कर सकते थे। फिर अचानक उसने सोचा, या फिर इन गधों को लगता है बच्चों के पार्ट्स प्रीमियम क्वालिटी के होते हैं। उसने आंख घुमाई और बोला, वाह भाई, क्रिमिनल्स भी अब शॉपिंग ऐप के पिकी कस्टमर्स बन गए हैं। ये सोच के वो सीधा उनकी डोर के पास गया और नॉक किया। अंदर से आवाज आई, कौन है? लू ने बिल्कुल कैजुअली बोला, जैसे रोज का काम हो, डिलीवरी वाला हूं भाई, आपका ही पार्सल है। जबकि ऑब्वियसली किसी ने कुछ ऑर्डर किया नहीं था। दरवाजा आधा खुला, एक आदमी ने झांक के देखा। उसका फेस ऐसा था जैसे जिंदगी से ऑलरेडी पक चुका हो। उसने गुस्से में पूछा, क्या चाहिए? लू एकदम काम रहा, एक्टिंग फुल ऑन, बोला, डिलीवरी हूं भाई, आपका ही पार्सल है। आदमी का फेस और बिगड़ गया, जैसे लू ने उसके पूरे खानदान को पर्सनली इंसल्ट कर दिया हो। वो चिल्ला के बोला, हम ऑनलाइन कुछ ऑर्डर नहीं करते, और लू को ऐसे घूरने लगा जैसे ये कहना भी एक क्रिमिनल ऑफेंस हो। उस आदमी ने लू यू को तुरंत निकलने को बोला और ऊपर से नीचे तक ऐसे स्कैन करने लगा जैसे ये दुनिया का सबसे सस्पिशियस डिलीवरी बॉय हो। पर लू जरा भी नहीं हिला, बड़े कामली बोला, पैकेज काफी महंगा लग रहा है, नॉर्मल लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते। बस इतना सुनना था कि बंदे का मूड फुल फ्लिप हो गया। अब उसे याद आ गया कि हाँ, ये तो वही चीज है जिसका वो कब से वेट कर रहा था। हाथ आगे बढ़ा के बोला, दे जल्दी, मेरा ही है। लू ने उसकी पहले वाली बात याद दिलाई, पर बंदा एग्रेसिव हो गया और धमकी देने लगा, या तो पैकेज दे या मार खाएगा। जैसे ही उसने बॉक्स खोला और अंदर कुछ नहीं मिला, तुरंत चिल्लाया कि लू उसके साथ ट्रिक कर रहा है, और उसी सेकंड शैडो सर्वेंट का स्वॉर्ड सीधा गर्दन के अंदर। लू यू ने शांत आवाज में बोला, फोन अनलॉक कर और जो किया है सब दिखा, कोऑपरेट करेगा तो थोड़ी और जिंदगी मिलेगी।
मजबूरी में उसने फोन दे दिया। लू ने स्क्रॉल किया और जैसे एक्सपेक्ट था सब कुछ ट्विस्टेड था। अजीब ऑब्सेशंस, दूसरों को हर्ट करने का शौक, क्राइम्स की फोटोज, हैकिंग और चाकू का क्रेज, फुल डार्क विलन एनिमे मोड। लू ने सिर्फ सर हिलाया, प्योर कचरा। डिसीजन क्लियर था, डायरेक्ट हेल रूट। शैडो सर्वेंट्स ने बिना टाइम वेस्ट किए उसे पीसेस में काट दिया, बिल्कुल ओवरपावर्ड एक्शन सीन के फिनिशिंग मूव जैसे। तभी एक कमरे से एक गंजा बंदा निकल कर आया चिल्लाता हुआ, ओल्ड घोस्ट कहां रह गया? किडनी का जोक मारा, हाथ हिलाए, बोला स्किनी मंकी और बाकी लोग वेट कर रहे हैं। पर मिड सेंटेंस बंदा फ्रीज। उसकी आंखें फैल गईं जब उसने फ्लोर पर ओल्ड घोस्ट के टुकड़े पड़े देखे, क्लीन कट, एकदम प्रोटैगनिस्ट लेवल प्रिसिजन के साथ। चीख निकलने ही वाली थी पर उससे पहले ही शैडो सर्वेंट ने लाइटनिंग स्पीड में उसका गला काट दिया। एक और फिलर विलन, गेम ओवर। लूयू का एक्सप्रेशन बिल्कुल काम, जीरो फ्लिंच। डेंजर क्लियर होते ही वो शैडो सर्वेंट्स की तरफ मुड़ा और लो डेडली टोन में बोला, मूव करो, नेक्स्ट स्टॉप कुछ लोगों को मारना है। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे किसी डार्क आर्क की टैगलाइन हो, जहां सबको पता होता है कि ये बंदा गॉड मोड डिफिकल्टी पे खेल रहा है और बीच में आना बिल्कुल सेफ नहीं। नेक्स्ट सीन में कहानी शिफ्ट होती एक डार्क और रुइंड हॉल में। पूरा फ्लोर लाशों से भरा हुआ है, कुछ लोग मरे पड़े हैं और कुछ बंधे हुए हैं, सब रफली एक सर्कल में अरेंज्ड। और उस सर्कल के बिल्कुल बीच में एक वाइट स्टैचू रखी हुई है जो ग्लूमी एनवायरनमेंट में अलग ही चमक रही है। स्टैचू के पास दो बंदे खड़े होकर लो वॉइस में बात कर रहे होते हैं। उनकी आवाज हॉल में एको हो रही होती है। उनमें से एक बंदा टकला है, आंख पर पायरेट स्टाइल आई पैच लगा हुआ। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी लो बजट वन सीजन पायरेट एनिमे से डायरेक्ट निकलकर मर्डर फॉर हायर वाली साइड क्वेस्ट में आ गया हो। वो व्हाइट स्टैचू को घूरते हुए बोलता है, ये क्लियरली हाई वैल्यू आइटम है। उसको समझ ही नहीं आ रहा कि इतनी वैल्यूएबल चीज को बच्चों पर वेस्ट क्यों कर रहे हैं, जैसे वो कोई फिलर कैरेक्टर्स हो एक ओवरलॉन्ग शोनेन सीरीज के। फिर वो ओल्ड जू की तरफ घूमकर थोड़ा बॉसी टोन में वार्निंग देता है, ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, अपना काम सिंपल है, माल डिलीवर करो और जिंदा रहो। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो नेक्स्ट सैक्रिफाइस तू ही होगा। लूहू स्मर्क करता है, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी कल्टीवेशन ड्रामा का ओवर कॉन्फिडेंट प्रोटैगनिस्ट हो। वो बोलता है कि वो कल के वाटर को रिचुअल के लिए बार बार मौत से फ्लर्ट करने को रेडी है। साथ ही बोलता है कि वो बाल्डी के साथ चिपक के रहेगा, जैसे कोई स्पीड रनर साइड क्वेस्ट ग्राइंड करके फास्ट लेवल अप करता है। बाल्डी चेस्ट फुला के बोलता है, अवेकनर बनना ही असली स्वैग है। फिर बोलता है जैसे ही वो और ऊपर रैंक पे पहुंचता है वो लूहू को थोड़ा होली वाटर दे देगा ताकि वो भी अवेकनर बन सके। फुल चीट कोड वाइब्स। लूहू ग्रिन करता है और बोलता है, बस भाई अब सब तेरे भरोसे, और फ्यूचर के बड़े आर्क के सपने देखने लगता है। तभी पीछे से लूयू की आवाज आती है, होली वाटर क्या होता है, ये लोग कौन है और यहाँ हो क्या रहा है? दोनों बंदे फ्रीज हो जाते हैं, बिल्कुल एनपीसी ग्लिच हो गए हो मिड डायलॉग। बाल्डी घबरा के सोचता है ये बंदा कौन है और रियलाइज करता है कि सीन खराब होने वाला है। वो गन निकालकर लूयू पर पॉइंट करता है, पर ट्रिगर दबाने से पहले ही लूयू का शैडो सर्वेंट उसे एक जबरदस्त किक मारता है। लूहू हवा में उड़ता है जैसे रैग डॉल फिजिक्स ऑन हो गई हो। बाल्डी के चेहरे से पसीना टपक रहा होता है, लेकिन सिगरेट फिर भी मुंह में चिपकी रहती है। ट्रू एनिमे साइड विलन एनर्जी। वो जल्दी से नेगोशिएशन मोड में आ जाता है और बोलता है, भाई हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, तुम जिस बच्चे को बचाना चाहते हो ले जाओ, हम नहीं रोकेंगे। लूयू कामली रिप्लाई करता है, मैंने कब बोला सिर्फ एक बच्चे को बचाने आया हूँ। बाल्डी का टोन तुरंत चेंज होता है, गुस्से में बोलता है, अपनी औकात याद रख, हीरो बनने की एक्टिंग मत कर। बाल्डी वार्निंग देता है कि ये बच्चे एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए और अगर लू सबको ले गया ना तो सबके लिए बड़ी ट्रबल हो जाएगी। लू बस हंस देता है, बिल्कुल उस गेमर की तरह जो बिना ट्यूटोरियल पढ़े फाइनल बॉस को सोलो करने का कॉन्फिडेंस रखता है। वो कहता है कि वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बिना ज्यादा मेहनत के गायब कर सकता है। बाल्डी ये सुनकर फ्रीज हो जाता है, आंखें फैल जाती हैं, दिमाग में सीन चल जाता है जहां लू यू पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एनिमे के फुल मैप अटैक की तरह वाइप आउट कर रहा है। वो घबरा के पूछता है, क्या लू सच में अकेला ही पूरी ऑर्गेनाइजेशन से लड़ने वाला है? अचानक बाल्डी अपना असली रूप दिखाता है और एक भयानक गोस्ट टाइप मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लू यू तुरंत पहचान लेता है और बोलता है कि ये एक रिचुअल गोस्ट टाइप अंडरडॉग मॉन्स्टर है जो ईवल पाथ का हिस्सा होता है, जहां स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस धीरे धीरे गोस्ट जैसी सोच में घुल जाती है। बाल्डी गुस्से में चिल्लाता है, लू को चुप रहने को बोलता है और धमकी देता है कि वो उसे डुबा कर मार देगा ताकि सफोकेशन का दर्द महसूस हो। उसके हाथों से पर्पल नेगेटिव ऑरा निकलती है और एक पर्पल लिक्विड टपकने लगता है जिसे लू यू तुरंत नोटिस कर लेता है। बाल्डी तेज नाखून के साथ जंप करता है, चिल्लाता हुआ कि हेल जा, और चैलेंज देता है, देखते हैं कौन कैसे अटैक करता है। लू यू सीधा हेल फायर यूज करता है और बाल्डी को पीछे उड़ा देता है। बाल्डी शॉक में आ जाता है, समझ जाता है ये फायर एबिलिटी है। वो हिस्टेरिकली हंसने लगता है और बोलता है कि लू अब पक्का मरेगा क्योंकि इवेपोरेशन से जो पॉइजन मिस्ट बनेगा वो सांस बंद कर देगा। वो गैस का वेट करता है, बिल्कुल इस विलन की तरह जो डीएलसी एक्टिवेट होने का इंतजार कर रहा हो, पर कुछ भी नहीं होता। लू कामली बोलता है, पहले अपने हाथ पर ध्यान दो। बाल्डी देखता है और रियलाइज करता है कि उसका हाथ जल रहा है। वो चीखने लगता है, बोलता है बहुत ज्यादा गर्म है, बर्दाश्त के बाहर। धीरे धीरे उसका पूरा बॉडी आग में लपेट जाता है, बिल्कुल लो बजट गोस्ट राइडर की तरह। लू यू सीधा सवाल पूछता है, ह्यूमन आई थीव्स कहाँ हैं? जलते हुए बाल्डी बोलता है कि उसे कुछ नहीं पता, भीख मांगता है, बोलता है आगे से कभी बुरा काम नहीं करेगा। लू बोलता है कि वो अभी भी टफ बनने की एक्टिंग कर रहा है और कहता है मैक्स 30 सेकंड और जिंदा रहने देगा। बाल्डी फिर बोलता है उसे सच में कुछ नहीं पता, गलती मान लेता है। लू थोड़ा इरिटेट हो जाता है, सोचता है क्या ये बंदा सच में क्लूलेस है। तभी बाल्डी अचानक जमीन पर गिर के डेड एक्ट करने लगता है। लू सर हिलाकर बोलता है, ड्रामा बंद करो। बैकग्राउंड में लू चुपके से निकल रहा होता है, बिल्कुल एनिमे की साइड कैरेक्टर की तरह जो स्टेल्थ मिशन पे हो, हर 2 सेकंड में पीछे देख रहा है। इतना पैनिक जैसे ट्यूटोरियल ने इस सीन के लिए बिल्कुल प्रिपेयर ही नहीं किया हो।
लूहो ने लूहो को सीधी वार्निंग दी कि अगर वो बाल्डी की तरह जिंदा जलना नहीं चाहता तो चुपचाप कोऑपरेट करे। ये सुनते ही लूहो बिल्कुल छोटी बच्ची की तरह रोने लगता है। बोलता है कि वो जो भी जानता है सब बता देगा। तब लूहो उससे सीधा सवाल करता है शूमन आई थीव्स के बारे में। लूहो बोलता है कि उसे ऑनेस्टली नहीं पता कि वो आई फ्रीक्स कहाँ हैं। वो बस इतना जानता है कि उनका पार्टनर प्राइमोर्डियल डार्क कल्ट है। ये सुनकर लूहो थोड़ा शॉक हो जाता है। प्राइमोर्डियल डार्क कल्ट बाकी इविल गॉड कल्ट से बिल्कुल अलग था। अक्सर कल्ट्स केओस, ब्लड और डिस्ट्रक्शन के पीछे होते हैं ताकि अपने इविल गॉड को खुश कर सकें, लेकिन ये कल्ट इटर्नल साइलेंस फॉलो करता था और नॉलेज की एब्सोल्यूट ट्रूथ ढूंढता था। वो ज्यादा एक्टिव ट्रबल क्रिएट नहीं करते थे, लेकिन जिस गॉड को वो वर्शिप करते थे वो एक सिल्वर की के रूप में माना जाता था जो किसी लेजेंडरी डोर को खोल सकती थी। ये गॉड नॉलेज बांटने में कंजूसी नहीं करता था, लेकिन उस नॉलेज से रिसीवर जिंदा रहे या पागल हो जाए ये उसकी प्रॉब्लम नहीं होती थी। बाहर से ये कल्ट हार्मलेस लगता था, लेकिन उनका फाइनल गोल दुनिया को वापस प्राइमोर्डियल डार्कनेस में ढकेलना था। असल में ये रैशनल मैडमैन थे जो शांति से दुनिया खत्म करना चाहते थे। इसीलिए लूहो गार्ड डाउन नहीं करता। वो लूहो से पूछता है कि क्या वो श्योर है कि ये वही कल्ट है और ये लोग बच्चों के पीछे क्यों पड़े हैं। लूहो बोलता है कि वो बिल्कुल श्योर है, चाहे वो डिज्नी विलन्स जैसे ब्लैक रोब्स पहनते हों, लेकिन उसने प्राइमोर्डियल डार्क कल्ट के मेंबर्स देखे हैं। उन सब के राइट हैंड पर एक अजीब सा लाल स्कार होता है। लूहो उससे और याद करने को कहता है, हेलफायर से धमकी देते हुए, लेकिन लूहो बोलता है कि उसे और कुछ नहीं पता, उसे जबरदस्ती यहाँ लाया गया था। इतना बोलने के बाद लूहो जाने ही वाला होता है कि लूहो उसे बीच से काट देता है। हेलफायर में उसका जिस्म जलकर राख हो जाता है। जमीन पर पड़े फोन्स उठाकर लूहो सोचता है कि ये लोकेशन ट्रैकिंग के लिए परफेक्ट रहेंगे, जिससे स्पेशल डिपार्टमेंट को यहाँ ल्योर किया जा सके। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, बहुत हल्की, बिल्कुल बिल्ली के कदमों जैसी, लेकिन बिल्ली जितनी साइलेंट भी नहीं। ये नॉर्मल इंसान के फुटस्टेप्स नहीं थे। लूहो समझ जाता है कि सामने वाला उसकी परसेप्शन से बच सकता था, लेकिन जानबूझकर नहीं बच रहा। वो अपना मास्क पहनकर बोलता है जैसे कोई बिल्ली अपने शिकार के साथ मरने से पहले खेलती हो और इसे एक बीमार प्लेजर मानता हो। तब अंधेरे से एक औरत की आवाज आती है। बोलती है कि बिना देखे ही इतनी हार्श जजमेंट कैसे दे दी। सामने एक क्यूट सी पर्पल हेयर वाली लड़की आती है और कैजुअली ग्रीट करती है। लूहो की नज़र तुरंत उसके कपड़ों पर लटकी की पर पड़ती है। ये देखकर वो शॉक हो जाता है और सोचता है कि क्या प्राइमोर्डियल डार्क कल्ट के लोग बच्चों को कलेक्ट करने आ गए हैं। उसके दिमाग में तुरंत लार्ज स्केल ह्यूमन सैक्रिफाइस का थॉट आता है। लड़की नोटिस करती है कि लूहो उसके चेस्ट के पास घूर रहा है। वो मजाक में पूछती है कि क्या उसे की चाहिए। बिना किसी टेंशन के वो की उसकी तरफ फेंक देती है। लूहो अपने शैडो सर्वेंट से की पकड़ लेता है और हैरान हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसमें कोई कर्स नहीं है। लड़की अब शैडो सर्वेंट को देखकर और ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो बोलती है कि ये रिचुअल से बना हुआ नहीं लगता, बल्कि प्योर शैडो एनर्जी का स्लेव है। वो पूछती है कि लूहो ने इसे ह्यूमन फॉर्म में क्यों फिक्स किया, जब बिना फॉर्म के ज्यादा एफिशिएंट होता। लूहो सीधा पूछता है कि क्या वो प्राइमोर्डियल डार्क कल्ट से है। लड़की मना कर देती है और कैजुअली बोलती है कि उसने बस रोड पर एक औरत को देखा जो ये रोब पहने थी। उसे ये आउटफिट क्यूट लगा तो उस औरत को नॉकआउट करके खुद पहन लिया। वो प्राउडली बताती है कि उसने आउटफिट को और बेटर बनाया है। रोब प्राइमोर्डियल डार्क कल्ट से है, बेल्ट प्राइमोर्डियल मून कल्ट से और हेयर टाई व्हाइट रोज कल्ट से। लूहो स्टन रह जाता है। उसके दिमाग में आता है कि या तो ये लड़की कंप्लीट इडियट है या फिर एक डेंजरस पावरफुल मेनियक। इसीलिए वो बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं होता। लड़की पूछती है कि क्या लूहो इस बात से डर रहा है कि वो उसे हर्ट करेगी। वो अश्योर करती है कि उसे क्लीनलीनेस ऑब्सेशन है और उसे मर्दों वाली चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं। उसे बस मास्क के नीचे का चेहरा देखना है। ये बोलकर वो लूहो पर झपट्टी मारती है। लूहो साइड हो जाता है और बोलता है कि उसका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल एनपीसी जैसा है, कोई खास बात नहीं। लड़की आर्ग्यू करती है कि फिर दिखाने में प्रॉब्लम क्या है। तब लूहो उसके पीछे कुछ पॉइंट करता है। लड़की जैसे ही मुड़कर देखती है उसे समझ आ जाता है कि लूहो झूठ बोल रहा था। वो पलट कर देखती है तो लूहो ऑलरेडी गायब होता है, बिजली की स्पीड से भाग चुका होता है। तभी हैवी फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं और स्पेशल डिपार्टमेंट की टीम वहां आ जाती है। क्यूट सी ऑफिसर अपने कजिन से बोलती है कि उसकी लीव अप्रूव कर दे। वो बच्चों को देखकर शॉक हो जाते हैं। तुरंत अपनी एबिलिटीज एक्टिवेट करके लड़की को कमांड देते हैं कि बच्चों से दूर हट जाए और बिना रेजिस्टेंस सरेंडर करे।
लड़की थोड़ी उदास हो जाती है जब ऑफिसर्स उसे विलन बनाने की कोशिश करते हुए उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही उनके अटैक्स आते हैं, उसके सामने ब्लैक होल्स बन जाते हैं जो उन सब अटैक्स को आराम से खींचकर खत्म कर देते हैं। ऑफिसर्स ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि इस लड़की के पास स्पेशल एबिलिटी है। लड़की थोड़ा कंफ्यूज टोन में पूछती है कि वो लोग इतने अग्रेसिव क्यों हो रहे हैं और क्या वो ये मान भी सकते हैं कि वो बस यहाँ से गुजर रही थी। तब ऑफिसर गुस्से में पूछता है कि क्या वो उसे इडियट लगता है। उसकी असिस्टेंट सीधा हाँ बोल देती है, जिससे ऑफिसर और भड़क जाता है। लड़की कामली एक्सप्लेन करती है कि वो सच में बस पासिंग बाय थी। वो बोलती है कि वो एक आदमी का पीछा कर रही थी जिसने उसे अभी अभी डंप कर दिया था। ये सुनकर निंग का गॉसिप मोड ऑन हो जाता है। लड़की थोड़ी इमोशनल एक्टिंग के साथ बोलती है कि वो उसके स्टैंडर्ड्स पर खरी नहीं उतर पाई, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया। वो फिर जमीन पर पड़े बैटल ट्रेसेस और शैडो पावर के निशान दिखाकर बोलती है कि इन्हें देखकर सब समझ आ जाएगा। शैडो पावर का नाम सुनते ही निंग के दिमाग में नाइट मार्केट वाला येलो रोब्ड किंग आ जाता है। ये बात लड़की की क्यूरियोसिटी बढ़ा देती है, लेकिन ऑफिसर निंग को चुप करा देता है। बोलता है कि हैंग सिटी पहले ही काफी कियोटिक है। कटिंग शैडो लिनिएज तक श्योर नहीं है कि येलो किंग उनके एल्डर्स में से है या नहीं। लड़की बोलती है कि वो लू की आइडेंटिटी नहीं बता सकती क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करता और वो बस दूर से उसकी प्रोटेक्शन करना चाहती है। ये सुनकर निंग और ज्यादा सस्पिशियस हो जाती है। लड़की फिर स्पेशल डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करती है कि अगर उन्हें कभी 1.8 मीटर का हुड पहने शैडो मास्क लगाया हुआ आदमी दिखे तो उसका नोटिस न्यूज़पेपर में डाल दें। वो बोलती है कि जैसे ही वो नोटिस देखेगी वो प्रॉपर्ली शुक्रिया अदा करेगी। इतना कहकर वो अपने पोर्टल में गायब हो जाती है। निंग बोलती है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे। ये सुनकर ऑफिसर निंग के सर पर हल्की सी चपत मार देता है और बोलता है कि क्या कोई रेडिएंट मून लेवल येलो रोब्ड किंग जो कम से कम 100 साल का होगा किसी टीनेज लड़की के साथ रोमांस करेगा। निंग तुरंत जवाब देती है कि क्या उन्होंने कभी एज गैप रोमांस के बारे में सुना है, बिल्कुल शोजो मांगा वाली हीरोइन की तरह लॉजिक देती हुई। लेकिन ये क्लू उनके लिए काफी यूजफुल हो जाता है। अब चीजें कनेक्ट होने लगती हैं। येलो रोब्ड किंग का बिगिनर मैनुअल्स खरीदना और एक टीनेज लड़की का उससे इंप्रेस ना कर पाना, इसका मतलब ये हो सकता है कि वो आदमी या तो उसका डिसाइपल है या फिर उसकी औलाद। निंग ऑफिसर से पूछती है कि अब वो खुद उससे भी ज्यादा अजीब कहानियां बना रहा है। तब ऑफिसर के दिमाग में एक और थॉट आता है। अगर कल्प्रिट कोई बच्चा है तो वो अपनी फैमिली के मैनुअल्स यूज नहीं कर रहा और नाइट मार्केट से क्यों खरीद रहा है। सोचते सोचते उसे याद आता है कि कटिंग शैडो लिनिएज भी लेटली अजीब बिहेव कर रही है। वो अपने सारे यंग एलीट्स को इकट्ठा कर रहे हैं। ऑफिसर का दिल बैठने लगता है कि कहीं ये सब बिग क्लैंस के बीच किसी हिडन फ्यूड का पार्ट तो नहीं। वो डर जाता है, सोचता है कि कहीं ज्यादा जानना उसकी जान पर भारी ना पड़ जाए। तब निंग उसे डांट देती है कि अगर वो काम पर ध्यान नहीं देगा तो वो हायर अप्स को बोलकर उसकी सैलरी कट करवा देगी। इस साइड लू अकेला शहर की सड़कों पर चल रहा होता है। अचानक रुककर पीछे देखता है और बोलता है कि उसका पीछा करने वाली की स्पीड काफी स्लो है। जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो वो पूछता है कि क्या वो साइलेंट ट्रीटमेंट दे रही है। वो एक नेकलेस हवा में उछाल देता है। नेकलेस पकड़कर लड़की बोलती है कि चाहे उसने उसे वापस चुरा लिया हो लेकिन वो फिर भी उसका पहला गिफ्ट था। वो मजाक में बोलती है कि लूहू का रोमांस सेंस बिल्कुल जीरो है। लूहू सीधा बोलता है कि उसका रोमांटिक जेस्चर एक्चुअली एक सीक्रेट ट्रैकिंग आइटम लगाकर स्टॉक करना था, जो काफी यूनिक टाइप का रोमांस है। लड़की इंप्रेस हो जाती है कि उसने ये नोटिस कर लिया। वो बोलती है कि वो वाकई अमेजिंग है। लूहू हल्का सा हंसा, लेकिन उसके दिमाग में काफी थॉट्स चल रहे थे। वो सोचता है कि ये लड़की उसके लिए किस हद तक जा सकती है। लड़की पूछती है कि क्या वो स्टोलन ह्यूमन आइज को ढूंढ रहा है और बोलती है कि वो उसकी मदद कर सकती है। ये सुनकर लूहू थोड़ा सरप्राइज्ड होता है, लेकिन अपने आप को काम रखता है। वो समझ जाता है कि वो उसके इंटेंशंस टेस्ट कर रही है। वो डिसाइड करता है कि उसे लीड नहीं लेने देना। जितना वो पैसिव रहेगा उतना ही ईजिली गेम पलट सकता है। वो इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछता है, लेकिन लड़की बोलती है कि काफी रात हो चुकी है, पहले उसे अपने घर इन्वाइट करे फिर बात होगी। ये सुनकर लूहू इरिटेट हो जाता है। वो सीधा बोल देता है कि या तो अभी बात करें या चली जाए या फिर मरने के लिए तैयार रहे। उसके हाथ में फ्लेम्स उभर आते हैं। उसका ये डोमिनेटिंग और असर्टिव एटीट्यूड देखकर लड़की और एक्साइटेड हो जाती है। वो बोलती है कि वो उससे भी ज्यादा स्मार्ट निकला जितना उसने सोचा था और अज्यूम करती है कि वो मरने वाली बात मजाक में बोल रहा है। लूहू कामली बोलता है कि उसका स्कीम पहले ही एक्सपोज हो चुका है और उसे अब गिव अप कर देना चाहिए। लड़की पूछती है कि जब उसे सब पता ही है तो वो उसके साथ कोऑपरेट क्यों नहीं कर लेता। इस पर लूहू कामली बोलता है कि चेस बोर्ड पर सिर्फ प्लेयर ही नहीं होता, चेस पीसीस के भी अपने गोल्स होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्लेयर उन गोल्स की परवाह करता हो। लड़की हल्की मुस्कान के साथ रिप्लाई करती है कि कभी कभी एक चेस पीस खुद भी प्लेयर बन सकता है। वो नोटिस करती है कि लूहू की बातें बिल्कुल किसी ओल्ड मैन जैसी लग रही हैं और ये बात उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ा देती है। अब वो और ज़्यादा चाहती है कि उसके दिमाग के अंदर झांक कर देखे कि वो क्या सोचता है।
लूहू थोड़ा इरिटेट होकर सीधा पूछता है कि क्या वो इन्फॉर्मेशन देने वाली है या नहीं, क्योंकि अगर नहीं तो वो जाकर आराम से सोना चाहता है। लड़की गुस्सा हो जाती है और उसे इम्पेशेंट बोलती है, लेकिन आखिरकार मान जाती है और इन्फॉर्मेशन देने के लिए रेडी हो जाती है। वो बताती है कि ड्रैगन एग वाकई एक मून क्लास ड्रैगन का डिसेंडेंट था जो एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ था। ये एक सब स्पीशीज था, लेकिन उसकी मैटरनल लीनिएज काफ़ी एक्स्ट्रॉर्डिनरी थी। सबको ये पता था कि ड्रैगन एग्स मून क्लास एडल्ट ड्रैगन से आते हैं, लेकिन किसी ने मैटरनल लीनिएज के एस्पेक्ट को सीरियसली कंसिडर ही नहीं किया। लेकिन एक रेडिएंट मून क्लास क्रीचर के साथ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर पाना ये दिखाता था कि मैटरनल लीनिएज खुद बहुत पावरफुल थी। ये भी पॉसिबल था कि मैटरनल लीनिएज पैटर्नल लीनिएज से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो। लूहू जब बिल्कुल चुप खड़ा रहता है तो लड़की नर्वस हो जाती है। वो सोचने लगती है कि शायद लूहू को ये इन्फॉर्मेशन सुपरफिशियल लग रही हो, इसलिए वो आगे बोलती है कि एग की मैटरनल लीनिएज एक अननोन एंटिटी से जुड़ी हुई है। लूहू बोल देता है कि उसे इस बारे में पता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद शॉक में होता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक ड्रैगन एग का कनेक्शन किसी अननोन एंटिटी से हो सकता है। उसके दिमाग में ये थॉट आता है कि मून क्लास मेल ड्रैगन वाकई एक लस्ट ड्रिवन वॉरियर निकला जो इतनी हिम्मत कर गया कि एक अननोन एंटिटी को टच तक कर लिया। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई चींटी ऐसा कुछ कर दे जिससे एलिफेंट एंट जैसा कोई हाइब्रिड बन जाए। सिर्फ सोचना ही एब्सर्ड था। लेकिन फिर लूहू को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अननोन लेवल एंटिटीज भले ही फॉरबिडन लेवल जितनी पावरफुल ना हो, लेकिन उनके पास गॉड्स की पावर का एक छोटा हिस्सा होता है। अगर ऐसी कोई बीइंग जो इमोशंस और डिजायर्स से बिल्कुल खाली हो, तो वो रेडिएंट मून लेवल मेल ड्रैगन के साथ ऑफस्प्रिंग क्यों क्रिएट करेगी? इसका मतलब जरूर कोई कॉन्स्पिरेसी थी। लूहू लड़की की तरफ देखकर पूछता है कि उसे ये सब कैसे पता चला। लड़की कामली बोलती है कि उसने ये सब अपनी आंखों से देखा था। ये सुनकर लूहू और ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो एक्सप्लेन करती है कि वो बीइंग अपने पीक पर नहीं थी। उसके पास सिर्फ एक फिंगर साइज्ड फ्रैगमेंट बचा था। उसका रियल फॉर्म शायद कब का पेरिश हो चुका था, लेकिन वो फिंगर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट करती थी और डार्क अब इसकी पावर रखती थी। अगर उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता तो वो एक नई कॉन्शियसनेस और बॉडी डेवलप कर सकती थी जो एक बड़ी कलामिटी बन जाती। इसलिए उसे सील कर दिया गया था। लड़की बताती है कि वो उस फिंगर की गार्ड थी। सिर्फ सील्ड बॉक्स को देखने से ही उसे करप्शन का एहसास होता था। लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा था कि उनके फॉरबिडन एरिया में एक मून लेवल मेल ड्रैगन घुस आया और उस फिंगर को चुरा ले गया। किसी को नहीं पता कि वो फिंगर ने ड्रैगन को कैसे बिविच किया, लेकिन उसके बाद ड्रैगन ने एक मिस्टीरियस रिचुअल परफॉर्म किया अपनी जान की कीमत पर और एक ड्रैगन एग क्रिएट किया। शायद वो उस एग के जरिए रिबॉर्न होना चाहता था। मतलब वो ड्रैगन एग एक मेल ड्रैगन ने खुद कंसीव करके ले किया था। ये बात लूहू को थोड़ी जोक जैसी लगती है, लेकिन फिर वो सोचता है कि ये सिनेरियो उससे तो बेहतर ही है जिसमें ड्रैगन और फिंगर को साथ इमेजिन करना पड़े। लड़की आगे बताती है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक कैरावैन शुरू में एग को ले जाने की हिम्मत ही नहीं कर रही थी, लेकिन कैरावैन के अंदर ही डार्क कल्ट का एक फॉर्मर मेंबर छिपा हुआ था जिसने एग चुरा लिया। इससे प्राइमल मून डार्क कल्ट के मेंबर्स भड़क गए, क्योंकि वो भी ड्रैगन एग को अपने ईविल गॉड के लिए सैक्रिफाइस करना चाहते थे। यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान फ्लावर वीथ थॉर्न के मेंबर्स को बर्न्ट वर्जिन्स के मेंबर्स ने असैसिनेट कर दिया और बाद में सारा ब्लेम असैसिन्स पर डाल दिया गया। ये सुनकर लूहू सोचता है कि ये कैसी कैरावैन थी जिसमें आधे लोग हिडन कल्टिस्ट्स निकले। लड़की एक्सप्लेन करती है कि कैरावैन के अंदर हैवी इनफाइटिंग हुई जिसमें काफ़ी कैजुअल्टीज हुए। इसी केओस का फायदा उठाकर मॉर्निंग स्टार लेवल ह्यूमन आई थीव्स के लीडर ने बड़ा एडवांटेज ले लिया। वो बताती है कि ह्यूमन आई थीव का लीडर अभी मिस्टी फॉरेस्ट के पास छिपा हुआ है, जहां उसे ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल है। मिस्टी फॉरेस्ट का नाम सुनते ही लूहू को फाइनली एक सॉलिड क्लू मिल जाता है। ये जगह उनके लिए परफेक्ट थी, क्योंकि ह्यूमन आई थीव की मेंटल स्ट्रेंथ काफ़ी हाई थी और वो फॉग के अंदर भी एनवायरनमेंट क्लियरली देख सकता था। आखिर में लूहू लड़की से पूछता है कि उसका असली पर्पस क्या है। लड़की मुस्कान के साथ बोलती है कि इतनी जल्दी क्या है, पहले वो अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती है। वो फॉर्मली खड़ी होकर बोलती है कि उसका नाम शन वुयो है, और फिर लूहू से पूछती है कि वो अपना नाम बताए ताकि वो मिशन में उसकी मदद कर सके।